एक्टिविटीज पर एक क्वेश्चन था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर एक क्वेश्चन था, साथ ही साथ क्लास में कभी एक बार डिस्कशन में आया होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट और भारतीय पार्लियामेंट। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों के साथ शेयर किया था स्टूडेंट टॉपिक नंबर 1। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को 370 के विषय से संबंधित आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ाया था, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पढ़ाया था 2019। ये सब जो पिछली क्लास में नहीं आए थे, पहली बात तो ये है कि पहले बार को आई नहीं, मतलब अगर आप इनकंसिस्टेंट रहेंगे तो उससे अच्छा आओगे कभी और आ जाए, लेकिन अगर आप क्लास में आए तो कंसिस्टेंट रहिए। तो पिछले सैटरडे की क्लास में सैटरडे और संडे को चलता मैंने आपको जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पढ़ाया था, और याद करिए मैंने आपको 6 क्वेश्चन लिखवाए थे। ये सुनो, वो 6 क्वेश्चन लिखवाए थे जो कि 370 की सुनवाई के दौरान चर्चा में आए। आज इस पूरे टॉपिक को फिनिश करेंगे, आज ही फिनिश हो जाएगा टॉपिक, दूसरा पार्ट होगा हमारा। मैंने पिछली कक्षा में जम्मू कश्मीर को पुनर्गठन करने के लिए आर्टिकल 3 का यूज किया गया था, अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल किया गया था, और 370 को हटाने के लिए 370 का ही इस्तेमाल किया गया। ये तर्क मैंने आपके साथ दिया था, तो उसका स्पष्टीकरण आज क्लास में आएगा स्टूडेंट कि भारत में क्या क्या संवैधानिक विधेयक है 367 को लेकर, 370 को लेकर और जो 16 दिन की सुनवाई हुई है सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, उन्होंने किन किन विषयों को सामने प्रस्तुत किया गया और आपके जितने भी राज्य व्यवस्था के सिद्धांत थे उनको शार्प करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पहला टॉपिक होगा। दूसरा टॉपिक पहले लिस्ट याद कर लेता हूं, फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा टॉपिक जो कि मैं इस हफ्ते नहीं पढ़ूंगा लेकिन आने वाले दिनों में 100% आएगा, आर्टिकल 368 और वन नेशन वन इलेक्शन। और बताइए आवश्यकता नहीं, अभी आर्टिकल 368 को चर्चा में दो कारणों से, एक वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से 368 चर्चा में आया, और अभी जो सदन के विशेष सत्र बुलाए गए थे उन्होंने जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आया है उसमें भी आर्टिकल 368 का प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन किया गया है, जो कि महिलाओं को जो आरक्षण है वो आर्टिकल 30, 330 और आर्टिकल 332 में संशोधन कर दिया गया है लोकसभा के चुनाव में और लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव। तो 368 को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो 368 को पढ़ेंगे तो जब तक 368 पढ़ेंगे तो बिना से काम तो चलेगा नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और उसमें तभी विषय सामने आएंगे स्टूडेंट, उसमें एक गोपालन भी सामने आएगा, मेनका गांधी भी सामने आएगा, वामन राव भी सामने आएगा, गोलकनाथ भी सामने आएगा, कई सारे विषय के सामने आएंगे। तो हम उसकी विस्तार में चर्चा करेंगे, जैसे कि हम बड़े बड़े विषय में, क्योंकि एक बार स्टूडेंट एक दिन में एक आर्टिकल नहीं आए। अगर आपने ठीक से पढ़ा तो 368 के विषयों पर पिछले 10-15 दिनों से लगातार आर्टिकल आ रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में तो सीरीज चल रही है बेसिक स्ट्रक्चर पर, और लिखने वाले भी एक से दो फाली लाइन आर्टिकल लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर पर, जिसका मतलब है फाली लाइन में जब जैसे लोग आर्टिकल लिखते हैं तो पेन पेंसिल लेके किताब लेकर जाना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो इतने बड़े विषय है उसको आप उम्मीद लगा कि आप 15 मिनट में पढ़ा के निकल जाएंगे, ये रियली संभव नहीं है, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं विस्तार में विषय को शेयर करूंगा, जैसे मैं 370 के विषय को शेयर कर रहा हूं, अब ये टॉपिक आपके साथ शेयर किया है। तो ये दूसरा विषय जो कि चर्चा में इसी हफ्ते रहा 9 से लेकर 15 तारीख तक, लेकिन इसकी पढ़ाई हम आने वाले दिनों में करेंगे। तीसरा विषय स्टूडेंट, मेरे ख्याल से वो तीसरा विषय केवल एक विषय नहीं है, वो बेसिकली साल भर के आने टॉपिक्स हो गए आपके लिए। G20 और G20 के दौरान सामने आया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, और ये भी एक ऐसा विषय है जिसको आपको टुकड़ों में पढ़ना चाहिए। और कई सारे पैराग्राफ थे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर, लेकिन जो 2 दिन का घटनाक्रम हुआ उस 2 दिन के घटनाक्रम में भारत ने अपनी कूटनीति को नई दिशा प्रदान करी है, और उससे संबंधित बहुत सारे छोटे छोटे विषय जो कि आपके मेंस में पूछे जा सकते हैं, और उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आपके कमेंट्स में आ सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 पहला क्वेश्चन जो बन सकता है वो है इंडो अफ्रीकन यूनियन रिलेशन, इंडो अफ्रीकन यूनियन रिलेशन, क्योंकि अब G20 में विस्तार प्रदान करते हुए G21 हो गया है, यूरोपियन यूनियन के साथ साथ अफ्रीकन यूनियन को भी दिशा में एक डायरेक्शन मिला है। तो भारत और अफ्रीकी यूनियन के क्या संबंध है, क्या संबंध हो सकते हैं, उन पर उन्होंने कोई चर्चा हो सकती है। तो पहला टॉपिक इंडो अफ्रीकन यूनियन। दूसरा इंडो यूएस रिलेशन, अमेरिका ने वॉशिंगटन पैक्ट को आगे बढ़ाया और हमारे जो डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये सामने से भी चर्चा में रहेगा, क्योंकि अभी परसों भारत ने जो बाइडेन को न्योता भेजा है अगले रिपब्लिक डे के लिए, और यथासंभव उसे गाड़ी दिया जाएगा। और वो भी तब जब कनाडा के साथ हमारे डिस्प्यूट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो उनको देखते हुए टॉपिक हमेशा चर्चा में रहेगा आने वाले 6-7 महीने। तो उस पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है इंडो यूएस रिलेशनशिप। तो सबसे प्रमुख टॉपिक मुझे लगा वो लगा G20 से हमारे सामने आया विश्व की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक नया विषय कॉरिडोर डिप्लोमेसी, कॉरिडोर कूटनीति, कॉरिडोर डिप्लोमेसी। इस समय कॉरिडोर डिप्लोमेसी अपने चरम स्तर पर है। जैसे चीन ने पूरी दुनिया में निवेश करने के लिए बीआरआई प्रोग्राम चालू किया हुआ है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक इसी तरीके से अमेरिका ने बीआरआई को काउंटर करने के लिए कार्यक्रम चालू किया है, बीजीआई, ये अमेरिका के कार्यक्रम है। तो भारत भी इसमें पीछे नहीं है, भारत भी कई प्रकार के देशों के साथ मिलकर कॉरिडोर आगे बढ़ा रहा है, जैसा कि भारत जापान के साथ मिलकर एक कॉरिडोर बना रहा है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। ये 2017 में साइन किया था एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, जिसमें भारत के जो बंदरगाह है खास करके JNPT उसे जांजीबार से जोड़ा जाएगा, जांजीबार सुना होगा आपने, उसे जांजीबार से जोड़ा जाएगा, और इस तरीके से अफ्रीका और एशिया को एकीकृत किया जाएगा। अब उसमें एक नया चैप्टर ऐड हो गया है कि भारत मिडिल ईस्ट के साथ मिलकर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर तैयार करेगा, ताकि भारत की जो पहुंच है वो ग्रीस के बंदरगाहों तक पहुंचे, मिडिल ईस्ट होते हुए, मध्य पूर्व के क्षेत्र होते हुए। तो एक नया विषय आपके सामने आया है कॉरिडोर डिप्लोमेसी, कुछ आर्टिकल्स क्या है उन सबको समाहित करके विषय पढ़े जा सकते हैं, समझाए जा सकते हैं। ये विषय देखने में चौथा विषय इस पूरे G20 के समय के दौरान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स, सुरक्षा परिषद का सुधार, ये चौथा विषय हो सकता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भारत में 2 दिन की समिट थी, उसमें पहली बार तुर्की के मुझे ये सुनने मिला कि वो तैयार है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स के लिए, और वो चाहते हैं कि भारत अपनी दावेदारी प्रस्तुत करे। मतलब तुर्की ये कह रहा है, जो कि कश्मीर पर हमेशा आगे बढ़ते रवैया अपनाता है, तुर्की ने कहा है, अफगान ने कहा है कि भारत डिजर्व करता है सिक्योरिटी काउंसिल की एक सीट है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स की चर्चा रही, जो अगली G20 की प्रेसिडेंसी है वो ब्राजील के हाथ में है, और ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष थे वो जाते-जाते एक पॉइंट कहते गए कि भारत डिजर्व करता है, भारत पूरी तरीके से डिजर्व करता है सिक्योरिटी काउंसिल में जगह बनाना, सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स को सुनिश्चित करना। तो ये भी विषय जो कि बेहद जरूरी है। साथ ही साथ कुछ और विषय है, जैसा कि शॉर्ट फॉर्म लेता हूं मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक और क्रिप्टो, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक MDB और क्रिप्टो। क्रिप्टो पर दुनिया में क्या विनिमय होना चाहिए, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक क्या होते हैं, ये सब G20 की मीटिंग के दौरान चर्चा हुआ है। और अंत में मैं अगली स्लाइड पर आगे अपने नोट कर लिया, अगली स्लाइड पर आखिरी टॉपिक जो G20 की मीटिंग के दौरान चर्चा में रहा, ग्लोबल बायो फ्यूल अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, और साथ ही साथ ग्लोबल क्लाइमेट
6 साल है, अब स्वाभाविक सी बात है कि क्लास में नहीं कर पाऊंगा। मैं कल की क्लास में संडे को मेडिकल टॉपिक शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, G20 का इतिहास, G20 की वास्तविकता, G20 का महत्व और नई दिल्ली घोषणा के बाद उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था। और ये जो सब्जेक्ट है अफ्रीकन यूनियन, सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, ये सारे एक एक करके क्लास में कभी आते चलते हैं। आप अपने स्तर पर जो करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। ये विषय चर्चा का विषय है स्टूडेंट। इसके अतिरिक्त एक विषय और, भारत की क्या रणनीति है ज़ूनोटिक डिसीज से निपटने के लिए। भारत की क्या रणनीति है ज़ूनोटिक डिसीज से निपटने के लिए। ज़ूनोटिक डिसीज जो रोग जानवरों में होते हैं और जानवरों से फैल के मनुष्यों को प्रभावित करते हैं, उन्हें हम ज़ूनोटिक डिसीज कहते हैं। और पिछले एक हफ्ते से आपके ज़ूनोटिक डिसीज के बारे में पढ़ रहे हैं। निपा वायरस, निपा वायरस, निपा वायरस। तो ये एक विषय है स्टूडेंट जो कि चर्चा का विषय रहा है, जो कि पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। बाकी ये विषय लगातार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उसको मैं पढ़ाया नहीं, लेकिन आप पढ़ाने में इसलिए आसान हो जाएगा क्योंकि पिछली क्लास में हमने एक जीडीपी की डेटा क्लास में शेयर की थी। तो एक टॉपिक लगातार चर्चा में है फूड इन्फ्लेशन, खाद्यान्न मुद्रास्फीति, तो वो देखने की कोशिश करूंगा साथ में। तो मैं सबसे स्टूडेंट आज की क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक शेयर करेंगे, कल की क्लास में G20 वाला विषय शेयर करेंगे, फूड इन्फ्लेशन वाले विषय को चर्चा करेंगे। और G20 में आपको 6-7 विषय दिखाएंगे। आप इस पे करना चाहते हो बिल्कुल करो, क्लास में धीरे-धीरे करके कराता हूं। चलिए आज के सबसे पहले हेडलाइन लीजिए, हेडलाइन लीजिए। अनुच्छेद 367 से संबंधित संवैधानिक प्रश्न। अनुच्छेद 367 एवं 370 से संबंधित संवैधानिक बहस, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स रिलेटेड टू आर्टिकल 367, 370। क्लियर है? आगे बढ़ने से पहले कोई एक स्टूडेंट अपनी नोटबुक देते मुझे, और वो जो मैंने पिछली क्लास में 6 क्वेश्चन लिखवाए थे वो मुझे चाहिए, जिसको मैं क्लास में एक बार रिपीट करूं। अभी जवाब आपके पास स्टूडेंट पिछली क्लास में मैं पिछली क्लास का थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं क्योंकि वहीं से हमें कंटिन्यू करना है। मेरे पास स्टूडेंट पिछले अगस्त के महीने 3 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही 370 पर, और 370 का विषय 2019 से लंबित है, लगभग 4 साल हो चुके हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही तो 16 दिन की सुनवाई की है स्टूडेंट, उस 16 दिन की सुनवाई के समक्ष कुछ बड़े विषय सामने आए और उन बड़े विषयों को पहले चर्चा में लाता हूं। 5 अगस्त 2019 को वर्तमान हमारे जो होम मिनिस्टर है स्टूडेंट, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 4 बड़े प्रस्ताव या कानून प्रस्तुत किए थे भारत की सदन में। उसमें एक कानून था 370 को भंग करने का प्रस्ताव, रेजोल्यूशन। और मैंने पिछली क्लास में बताया था प्रस्ताव क्या होते हैं, प्रस्ताव सदन की इच्छा होते हैं, कानून नहीं होते। तो 370 को भंग करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था या करीब। नंबर 2, जम्मू कश्मीर में AWS का आरक्षण लागू हो सके, 10% का आरक्षण लागू हो सके, उसके लिए कानून प्रस्तुत किया था। नंबर 3, 370 का प्रयोग करते हुए 367 में संशोधन किया गया। ये बड़ा अंतर था, 370 का प्रयोग करते हुए 367 में संशोधन किया गया। कैसे, उसकी चर्चा क्लास में करेंगे। और चौथा अंतिम, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया। ये 5 अगस्त 2019 को कारित हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में लगभग हजारों पिटीशन दायर हो चुकी थी कि 370 को हटाना असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, जबकि सरकार का मानना है कि पूर्णतः संवैधानिक है और संविधान के दायरे में किया गया कार्य है। इसको चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्रकार की पिटीशन को इकट्ठा कर लिया और 3 अगस्त 2023 से सुनवाई चल रही। सुनवाई 16 दिन की हुई, सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, जजमेंट आने वाले दिनों में आएगा और चीफ जस्टिस की बेंच है। और मुख्यतः स्टूडेंट 6 प्रश्न पूछे गए हैं। इन 6 प्रश्नों का जो उत्तर है वो सुप्रीम कोर्ट देगी, हम सारे डिबेट कर रहे हैं। पहला प्रश्न, क्या 370 एक अस्थायी अस्थायी प्रावधान? मुझे पता है आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं या फिर नॉलेज रखते हैं या फिर आपको बैकग्राउंड पता है, तो आप जानते हैं 370 संविधान के अस्थायी प्रावधानों में से एक है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति स्थायी हो गई। कैसे, उसका ध्यान करेंगे। पहला क्वेश्चन, 370 एक स्थायी या अस्थायी प्रावधान। दूसरा क्वेश्चन, क्या राष्ट्रपति जम्मू एंड कश्मीर में बिना संविधान सभा के 370 हटा सकते हैं? क्या बिना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जम्मू कश्मीर में 370 हटाई जा सकती है? क्योंकि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा नहीं, अंतिम मोहर लगी थी भारतीय संविधान को अपनाने की, और जब वो संविधान सभा है नहीं, तो क्या 370 को हटाया जा सकता है? तीसरा क्वेश्चन, क्या आर्टिकल 367 का प्रयोग करके संविधान में निर्णायक संशोधन किया जा सकता है? चौथा क्वेश्चन, क्या विधानसभा को संविधान सभा के समतुल्य माना जा सकता है? पांचवा क्वेश्चन, क्या जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित करते हुए 2 पृथक संघ न्याय क्षेत्र में बदला जा सकता है? और अंतिम क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में स्वायत्तता और सीमित संप्रभुत्व का क्या होगा? ये 6 बड़े विषय सुप्रीम कोर्ट में चर्चा में आए। इनका हल हम नहीं निकालेंगे, लेकिन इनके संभावित हल क्या हो सकते हैं वो आज की क्लास में चर्चा का फिनिश करेंगे। तो मैं जब 2 घंटे का डिस्कशन करूंगा जब स्कूल टॉपिक पर, तो मैं पूरे क्वेश्चन पे तैयार रखूंगा और आपको पूरे 6 क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, आप आंसर भी कर पाएंगे। तो जहां मैंने शुरुआत में वहीं से स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट रिलेटेड टू 367 370। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिन्हें चर्चा में लाते हैं। देखिए अब स्टूडेंट, भारत जिस दिन स्वतंत्र हुआ, लेके चलिएगा, भारत जिस दिन स्वतंत्र हुआ स्टूडेंट, वह स्वतंत्रता जो थी उसने भारत को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के माध्यम से सुनिश्चित किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, लेके चलिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और इस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत को एक विशेष परिस्थिति में लाके खड़ा कर दिया और भारत की नई पहचान सुनिश्चित की गई। वो नई पहचान थी डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो 1947 को 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए और 15 अगस्त 1947 को भारत की यह स्थिति बन गई, भारत एक डोमिनियन बन गया। डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन का मतलब क्या होता है, एक स्वतंत्र क्षेत्र। तो भारत एक अधिराज्य बन गया, भारत अधिराज्य क्षेत्र बन गया। डोमिनियन ऑफ इंडिया चर्चा में लाते हैं, इसका क्या मतलब है? चलिए, तो अंग्रेजों ने लगभग तय कर लिया था स्टूडेंट, माउंटबेटन का प्लान तैयार हो चुका था और माउंटबेटन उस प्लान के अंतर्गत, बेसिकली माउंटबेटन का प्लान नहीं था, लॉर्ड वेलर का प्लान था। भारत की जो पार्टीशन है, भारत का जो बंटवारा है, वो लॉर्ड वेलर की देन थी। लॉर्ड वेलर के दिमाग का वो उपज था, वो चाहते थे कि भारत और साथ ही साथ अफगानिस्तान के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में बफर स्टेट बन जाए। और वो बफर स्टेट इसलिए बन जाए ताकि अरेबियन सी पर ब्रिटिश आर्मी का कंट्रोल रहे। और इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार भी किया। वो अलग दिक्कत है, वो अलग बात है कि पाकिस्तान की जो मांग थी या हिंदू राष्ट्र की जो मांग थी वो 1937 में ही भारत में देखने को मिली थी, लेकिन उसको अंतिम लॉर्ड वेलर ने लगाई। माउंटबेटन को केवल हस्ताक्षर करने दिया है। तो 1947 की क्या स्थिति थी? 1947 के स्टूडेंट भारत एक अधिराज्य घोषित हुआ, भारत एक प्राधीनता की चक्कर से बाहर निकला और हम एक डोमिनियन बन गए। लेकिन स्टूडेंट, अगर भारत डोमिनियन बना था तो साथ ही साथ ये मौका भारत के कई सारे जो प्रिंसली स्टेट थे, कई सारे जो राज्य वाले स्टेट थे, उनको मौका दिया गया था कि वो भारत डोमिनियन में शामिल होना चाहते थे, नहीं तो वो अपनी संप्रभुत्ता को बनाए। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, सरदार पटेल को स्वीकार नहीं थी, क्योंकि सरदार पटेल कहते थे कि भारत के भूगोल के भीतर अगर एक छोटा सा कोई संप्रभुत्व क्षेत्र होगा तो
वह अपनी पहचान को सुनिश्चित कर ही नहीं पाएगा। तो हैदराबाद को लेकर, भोपाल को लेकर, अजमेर को लेकर, पटना को लेकर जितने भी विशेष प्रकार के प्रिंसिपल स्टेट थे स्टूडेंट, उन सब के एकीकरण का काम चालू हुआ। उनको ये विकल्प था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत उनको ये विकल्प था कि वो सब पदों को घोषित होना चाहते हो जाए। जैसा आपने सुना होगा कि हैदराबाद नहीं चाहता था भारत डोमिनियन का हिस्सा बना, तो भारत बना डोमिनियन, भारत बना एक अधिराज्य का, राज्य तो बहुत बना, भारत बना एक अधिराज्य, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनने के रूप में आगे बढ़ा। लेकिन बहुत सारे जो राजशाही वाले राज्य थे, जहां पर राज्य रजवाड़े रूल कर रहे थे, वो एग्री होने को तैयार नहीं थे। उनको ये आश्वासन नहीं था कि वो भारत गणराज्य में अपनी पहचान सुनिश्चित कर पाएंगे। ये काम किया गया। साथ ही साथ 15 अगस्त 1947 को यह सुनिश्चित किया गया कि जब तक भारत अपना संविधान बना नहीं लेता, तब तक भारत में कौन सा संविधान लागू होगा? या जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1925। और इसमें जब तक भारत अपना संविधान बना नहीं लेता, यानी कि जो हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया, तो भारत में जब तक संविधान बन नहीं जाता, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू होगा। तो इसमें 3 साल के दौरान 1947 से लेकर 1950 तक भारत में एक तरीके से एक टेम्पररी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही थी। टेम्पररी व्यवस्था किसी टेम्पररी व्यवस्था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। और अच्छे से जानते होंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए, जिस दिन भारत में संविधान लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 395, और 395 में पहला काम क्या किया था? 395 ने इस कानून को भंग किया था और साथ ही साथ इस कानून को भंग किया था, और इन दोनों कानूनों को भंग करके पूरे भारत में लागू हुआ भारत का संविधान। लिखिएगा 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक 26 जनवरी 1950 तक 26 जनवरी 1950 तक भारत में एक अस्थायी राजनीतिक व्यवस्था देखने को मिल रही थी। भारत में एक अस्थायी राजनीतिक व्यवस्था देखने को मिल रही थी। भारत में एक अस्थायी राजनीतिक व्यवस्था देखने को मिल रही थी, जिसमें कई सारी रियासतें, प्रिंसिपल स्टेट, कई सारी रियासतें भारतीय अधिराज्य के साथ, डोमिनियन ऑफ इंडिया, भारतीय अधिराज्य के साथ मिलती जा रही थी। भारतीय अधिराज्य के साथ मिलती जा रही थी, जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर इत्यादि। और इन्हीं को देखते हुए भारतीय संविधान के कुछ अस्थायी खंड बनाए गए। 370 के माध्यम से पढ़े जा सकते हैं। अनुच्छेद 370 के माध्यम से पढ़े जा सकते हैं। सुनिए, तो 15 अगस्त 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ और भारत की नई पहचान बन गई कि अब हम डोमिनियन होंगे। यही बात पाकिस्तान का भी था, पाकिस्तान डोमिनियन की तैयारी, और पाकिस्तान में खासा प्रयास था कि जितने ज्यादा प्रिंसिपल स्टेट हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने जूनागढ़ के लिए बहुत प्रयास किए थे। बहुत ज्यादा प्रयास करते कि कश्मीर भी पूरी तरीके से उनके साथ एकीकृत हो जाए, क्योंकि डोमिनियन का मतलब यह है कि यह एक अविभाज्य क्षेत्र है। तो रियासतों को बोला गया, आप या तो इसका हिस्सा बन जाएं या बता दें कि आपको स्वतंत्रता चाहिए है कि नहीं चाहिए। अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए तो देनी चाहिए। तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में डाला गया और भारत में प्रस्ताव रखा गया कि जब तक संविधान बना रही है तब तक भारत में कौन सा संविधान लागू होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन इसी दौरान उसमें ये समझ में आ गया था भारत के संविधान निर्माताओं को कि केवल संविधान सभा में बहस कर आप बहुत सारे राजतंत्र या राजशाही वाले क्षेत्रों को भारत के साथ एकीकृत नहीं कर सकते। जरूरत पड़ने पर सैन्य बल का भी प्रयोग करना होगा। एक बार घटना करूंगा स्टूडेंट, महाराजा हरि सिंह शुरुआत में बिल्कुल तैयार नहीं थे भारत डोमिनियन का हिस्सा बनना। कारण क्या था? क्योंकि उनके राज्य में एक तरफ बौद्धिस्ट कम्युनिटी वाले लद्दाख के लोग थे, एक तरफ हिंदू कम्युनिटी वाले जम्मू के लोग थे, एक तरफ घाटी के मुसलमान थे, दूसरी तरफ गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र प्रभाव क्षेत्र भी हरि सिंह के प्रभाव का माना जाता था। तो इस दौरान हरि सिंह बिल्कुल आश्वासन नहीं था कि इतना बड़ा क्षेत्र है फ्रांस के साइज का मैप है जम्मू कश्मीर का, ये भारत में अपना भविष्य निर्धारित कर पाएगा कि नहीं। तो महाराजा हरि सिंह इसके लिए तैयार नहीं थे और इस दौरान जवाहरलाल नेहरू पूरा समय दे रहे थे कि आप विचार करने के उपरांत हम माउंटबेटन से कहकर आपका जो राजशाही का क्षेत्र है उसे भारत डोमिनियन का हिस्सा बना लेंगे। लेकिन इसी दौरान हुआ क्या स्टूडेंट? इसी दौरान पाकिस्तान के 2 मेजर्स ने उन्होंने प्लान किया कि कश्मीर में हम पूरी तरीके से ये जो घाटी का एरिया है, घाटी मतलब आज के कश्मीर का एरिया है, उन्होंने वहां पर कुछ ट्राइबल फोर्सेस दे दी, अफ्रीकी इलाके दे दिए। अफ्रीकी भारतीय ट्राइब पाकिस्तान की, और वो जो अफ्रीकी इलाके उन्होंने हमला कर दिया। जिस दिन उन्होंने हमला किया स्टूडेंट, हरि सिंह को समझ में आ गया कि ना मैं हिंदुओं की पहचान सुनिश्चित कर पाऊंगा ना मुसलमानों की, और इसके चलते स्टूडेंट 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने एक प्रपत्र में स्ट्रक्चर किए जिसको हम बोलते हैं एक अभिमिलन प्रपत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लिखा। एक प्रपत्र साइन किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और उसका उद्देश्य था कि हम भारत डोमिनियन का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए और 27 अक्टूबर को माउंटबेटन ने स्वीकार कर लिया। और 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर एक रियासत होते हुए भारत डोमिनियन का हिस्सा बन गया। ये इतिहास है जम्मू कश्मीर का। लेकिन इस इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे पहले संविधान के कुछ महत्वपूर्ण खंड है स्टूडेंट, उनको पढ़ना बेहद आवश्यक है, जरूरी है। अच्छा, मैं एक बात और कहूं आपको, एक और बड़ा डेवलपमेंट। मैं 1 जनवरी 1949 की बात करना चाहूंगा। 1 जनवरी 1949 को स्टूडेंट जब लगभग भारत का संविधान बनने की तैयारी हो चुका था, लागू हुआ 26 जनवरी को आगे चलकर, तो 1 जनवरी 1949 को स्टूडेंट भारतीय सेना ने गिलगित बाल्टिस्तान में हमला कर दिया था। और कुछ किताबों में ये लिखा हुआ कि इतनी ऊंची हाइट पर स्टूडेंट गिलगित बाल्टिस्तान पर जो भारत के टैंक थे वो देखने को मिलते थे, इतनी ऊंची हाइट पर टैंकों को ले जाना युद्ध करना ये केवल भारतीय सेना ही कर सकती थी। तो वहां पर गिलगित बाल्टिस्तान को टैंक लेके जाकर 1 जनवरी 1949 को, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान डोमिनियन नाराज हो गई और ये बात माउंटबेटन को, ये बात ब्रिटिशर्स को बिल्कुल स्वीकार नहीं हुई। तो ब्रिटिशर्स ने साथ ही साथ माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को बोला कि यार क्या कर रहे हो, डोमिनियन अभी तुम्हारी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है इंडिपेंडेंस स्टेट में, ऐसा मत करो, युद्ध की स्थिति निर्धारित मत करो, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन खराब रहेंगे। और गिलगित बाल्टिस्तान को ब्रिटिशर्स कभी भी भारत डोमिनियन का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान टच होता है चाइना से। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि गिलगित चला जाए पाकिस्तान
पाकिस्तान चला जाए पाकिस्तान में, और साथ ही साथ वो ये भी चाहते थे कि कश्मीर घाटी भी चली जाए पाकिस्तान में, जम्मू और लद्दाख जो है उनको भारत डोमिनियन को सपोर्ट कर दिया जाए। और 1 जनवरी 1949 को भारत ने हमला कर दिया स्टूडेंट। माउंट बेटन के कहने पर स्टूडेंट जवाहरलाल नेहरू मान गए, और मैं कहाँ चला गया बताइए, मैं कहाँ चला गया? सिक्योरिटी काउंसिल। मैं सिक्योरिटी काउंसिल में चला गया, और स्टूडेंट पाकिस्तान का एक स्टूडेंट मेजर था, मेजर खुर्शीद अहमद, उसने पूरी तैयारी करी थी कि हम इनके साथ युद्ध करेंगे और इस युद्ध में हम डोमिनियन की स्थिति को नहीं लेंगे। अब हम बंद लेने की कोशिश करेंगे, ना कि क्रिकेट पाकिस्तान बल्कि पूरा कश्मीर। तो वो स्टूडेंट को स्थिति 1949 को वास्तव में तो भारत का कश्मीर के साथ रिलेशनशिप है वो बेसिकली किसकी वजह से हुआ है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। देखो हम चेतावनी करें, पहले बैकग्राउंड समझ लीजिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह ज्यादा मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो महाराजा हरि सिंह ने क्या किया? महाराजा हरि सिंह ने अपनी जो भी सत्ता थी वो अपने बेटे को सौंप दी, जिनको आप जानते भी होंगे, युवराज ग्राम सिंह। तो युवराज ग्राम सिंह के पास सत्ता गई, और जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट जम्मू कश्मीर में खुद का एक संविधान बनाया गया, और जम्मू कश्मीर का संविधान का जो आर्टिकल है आर्टिकल 147, जम्मू कश्मीर के संविधान का जो आर्टिकल 147 है वो ये कहता है कि हमारा भारत डोमिनियन के साथ जुड़ा रहेगा, और वो रहेगा भारतीय संविधान 370 के अंतर्गत। तो इस तरीके से स्टूडेंट जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना, और जम्मू कश्मीर जब भारत का हिस्सा बना तो उसमें कुछ ऐसे टर्म्स डाले गए जिनकी क्लास में आज हम चर्चा सुनिश्चित करेंगे। तो स्टूडेंट भारत का एकीकरण जो है वो एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबे समय से चलती चली आ रही है, और उसी एकीकरण की प्रक्रिया में कश्मीर का एक विशेष स्थान है। लेकिन कश्मीर विशेष क्षेत्र में अध्ययन को निर्धारित करने से पहले आपको दो आर्टिकल्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। उनमें से पहला आर्टिकल है, लिखिएगा, आर्टिकल 366। आर्टिकल 366 सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 366 की। तो स्टूडेंट आर्टिकल 366 जो है वो कहता है संविधान की परिभाषा, संविधान की परिभाषा, संविधान में विभिन्न शब्दों की परिभाषा। आर्टिकल 366 परिभाषा, ये भारतीय संविधान का 19वां हिस्सा है, 19 पार्ट है, और इसमें संविधान की परिभाषा दी गई है। इसमें संविधान की परिभाषा दी गई है। परिभाषा का मतलब क्या है? पहले समझिए कर लीजिएगा। परिभाषा का मतलब क्या है? परिभाषा का मतलब ये है, इसमें करीब 26-27 क्लॉज ऐसे डालेंगे कि आर्टिकल 366 में डिस्क्राइब किया गया है, परिभाषित किया गया है कि राज्य क्या होंगे, राज्य का क्या मतलब है, लॉ का क्या मतलब है, शेड्यूल का क्या मतलब है, अमेंडमेंट का क्या मतलब है, पेंशन का क्या मतलब है, डेट का क्या मतलब है, कर्जा डेट। इस तरीके के लगभग कई सारे शब्द परिभाषित किए गए हैं आर्टिकल 366 में। मैं आप लोगों को क्यों पढ़ा रहा हूं आर्टिकल 366? क्योंकि आर्टिकल 366 भी सुनिश्चित करता है कि भारतीय संविधान के जो अलग अलग प्रकार की शब्दावली है उनको परिभाषित किस रूप में किया जाएगा। तो आर्टिकल 366 वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आर्टिकल 366 संविधान के कई प्रकार के शब्दों को परिभाषित करता है, और आर्टिकल 366 को भी ध्यान रखकर बनाया गया है स्टूडेंट। आर्टिकल 367 जो कि आज की क्लास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 367। आर्टिकल 367 की पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहले आप स्टेटमेंट नोट करें, पहले थोड़ा सा स्टेटमेंट नोट करें। देखिए, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 366 संविधान को परिभाषित करता है, संविधान को परिभाषित करता है, संविधान को परिभाषित करता है, या दूसरे शब्दों में, या दूसरे शब्दों में, या दूसरे शब्दों में, या दूसरे शब्दों में संविधान में लिखित, संविधान में लिखित, संविधान में लिखित, संविधान में लिखित विभिन्न प्रकार के शब्दों को व्याख्यात करने का प्रयास करता है। संविधान में लिखित विभिन्न प्रकार के शब्दों को व्याख्यात करने का प्रयास करता है, व्याख्यात करने का प्रयास करता है, व्याख्यात करने का प्रयास करता है। क्लियर है? समझ आए? ये आर्टिकल 366 है। अब आ जाओ आर्टिकल 367 बोर्ड पे लिख लें, बोर्ड पे लिखो, 2 मिनट में ड्रॉप कर लो। आर्टिकल 367 को समझते हैं, पहले 2 तारीख लिखते हैं, एक 15 अगस्त 47 और दूसरा डेफिनेटली 26 जनवरी 1950। पॉइंट लिखिए। अब स्टूडेंट 15 अगस्त 1947 के पहले क्या स्थिति थी? 15 अगस्त 1947 के पहले जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने भारत के बहुत सारे कानून बनाए थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ-साथ जो भारत की तत्कालीन पार्लियामेंट थी उन्होंने भारत में बहुत सारे कानून बनाए थे। कुछ कानून के नाम लिखता हूं, शायद उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, जो कि आज भी चर्चा में रहता है। आपने कभी ना कभी सुना होगा भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, सुना है? अच्छा बात बताइए, इंडियन पीनल कोड कब का है? 1860 का, जो कि अब चेंज होने वाला है। साथ ही साथ हमारा सीआरपीसी कब का था? वो भी 1860 का था। आगे चलकर 1973 में संशोधित हुआ। इसी तरीके से इंडियन एविडेंस एक्ट था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो भी 1872 का था। ये सब कानून की देन थी। तो स्टूडेंट भारत में 15 अगस्त के पहले बहुत सारे कानून थे, 15 अगस्त के पहले बहुत सारे कानून थे। तो उस पर चर्चा की इन कानूनों का क्या होगा, क्या कानूनों को भंग मान लिया जाएगा? क्योंकि जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट खत्म कर दिया गया, और जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी बंद कर दिया गया। ये सब तो संविधान के सामने बड़ा चुनौती था स्टूडेंट। हमारी संविधान सभा के सदस्य थे, उनको समझ में नहीं आता कि एक बात बताओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बंद कर दिया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बंद हो गया, क्योंकि वो भारत को डोमिनियन कहता था, अब हमें सब देश है। तो आपने 2 कानून को बंद कर दिया, बाकी का क्या होगा? इंडियन पीनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित मुसलमानों के लिए उनका कानून था 1937 का, शरीयत एक्ट, ऐसे तमाम प्रकार के कानून थे। तब फिर पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि काम करते हैं, जो कानून 15 अगस्त के पहले बने हुए हैं और जो जरूरी और व्यवहारिक कानून थे उनको बने रहने देते हैं, और साथ ही साथ 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच जो भारत के डोमिनियन में कानून बनाए होंगे उनको बने रहने देते हैं, और 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी कानून बनेंगे वो नए संविधान के अनुसार बनेंगे। तो उन पर चर्चा करने की जरूरत है नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारतीय संविधान निर्माताओं के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि तो आपने अधिनियम तो भंग कर दिए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गया आर्टिकल 395 के चलते, लेकिन यार इन कानूनों का क्या है, इनको भी भंग कर देंगे तो संविधान सभा बिल्कुल पूरी तरीके से बहुत ज्यादा भार जाएगा उनके पीछे, क्योंकि वो संविधान बनाने के लिए बैठे हैं, देश चलाने के लिए कानून जरूरी है, और कानून को भंग करने के देश कैसे चलेगा? लोग कैसे संपत्ति खरीदेंगे? लोग कैसे अपने शादी ब्याह को सुनिश्चित करेंगे? भारतीय पुलिस इस पर काम करेगी? ये सारी बड़ी चुनौती थी स्टूडेंट। तब संविधान सभा ने क्या किया? संविधान सभा ने सुनिश्चित किया कि 15 अगस्त के पहले जो कुछ जरूरी कानून थे वो लागू रहेंगे, 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी के बीच में जो कुछ जरूरी कानून बनेंगे वो लागू रहेंगे, और 26 जनवरी के बाद जो भी कानून बनेंगे वो हमारी आज की पार्लियामेंट तैयार करेगी और वो संविधान के भीतर तैयार करेगी। तो ये व्यवस्था सुनिश्चित की। अब इन सब के लिए एक आर्टिकल डाला गया, आर्टिकल 367। आर्टिकल 367 कहता क्या है? संविधान की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उनके हिसाब से किया पहले सुनिएगा। आर्टिकल 367 कहता है कि संविधान की जो भी व्याख्या होगी वो मुख्यतः एक कानून है भारत सरकार का 1897 का, साधारण खंड अधिनियम 1897 के अंतर्गत होगी। तो फिर से रिपीट करूं, भारतीय संविधान की जो भी व्याख्या है वो साधारण खंड अधिनियम 1897 के अंतर्गत होगी। इसका मतलब है गवर्नर का मतलब क्या होता है? वो जनरल क्लॉज एक्ट में देके रखा होगा।
साधारण खंड अधिनियम 1897 में और उनसे संबंधित जो भी कानून 15 अगस्त के पहले बने थे वो समान होंगे। तो ये व्यवस्था चलती है स्कूल में। और एक महत्वपूर्ण आर्टिकल डाला गया कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 367। तो आर्टिकल 367 को लिखने से पहले दिमाग में बैठा लो इसकी जरूरत क्या थी। आर्टिकल 367 नहीं होता तो आर्टिकल 367 ना पाने के कारण अगर ये नहीं होता तो ये जो कानून बने थे 15 अगस्त पहले ये सब खत्म हो जाते। अरे बात बताइए, कानून किसके दायरे में बनते हैं? कानून हमेशा संविधान के दायरे में बनते हैं, ऐसा हो? तो कानूनों को परिभाषित करने के लिए पहले आपको किसको परिभाषित करना होगा? संविधान को व्याख्यात करना होगा। और संविधान के अंतर्गत जो भी कानून बने थे 15 अगस्त 1947 से पहले उन सबको मान्यता प्रदान कर दी गई आर्टिकल 367 के माध्यम से, ताकि ये देश चलता रहे, देश चलाए ना रहे। नई संसद बनेगी, नई सरकार बनेगी, वो चाहे तो पुराने कानून को संशोधन कर सकती है, चेंज कर सकती है, एक ऑर्डिनरी विधेयक लाकर या संविधान संशोधन विधेयक लाकर। आया बिल हुआ आर्टिकल 367 क्या है? जिनको नहीं हुआ है उनकी पूरी मदद कर देता हूं। आर्टिकल 367 भारतीय संविधान को व्याख्यात करता है और इसलिए करता है ताकि पुराने कानून की उपयोगिता बनी रहे 15 अगस्त 1947 से पहले, और वही कानून बने रहेंगे जिनको साधारण खंड अधिनियम 1897 में जगह दी गई है। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको थोड़ा सा लिखिए, मेरे ख्याल से लिखने के बाद समझ में आएगा। देखिए बोलो, देखिए भारतीय संविधान की उचित व्याख्या, भारतीय संविधान की उचित व्याख्या, भारतीय संविधान की उचित व्याख्या, भारतीय संविधान की उचित व्याख्या साधारण खंड अधिनियम, साधारण खंड अधिनियम अंग्रेजी लिखिए, साधारण खंड अधिनियम, साधारण खंड अधिनियम 1897 के अंतर्गत, 1897 के अंतर्गत, 1897 के अंतर्गत व्याख्यात किए जाएंगे, 1897 के अंतर्गत व्याख्यात किए जाएंगे। साधारण खंड अधिनियम 1897 के अंतर्गत व्याख्यात किए जाएंगे। लिखा हमने, अब काम करो इसको थोड़ा और सरल बनाते हैं, ब्रैकेट रखिए, लाइन चेंज करके। अर्थात वह कानून जो 15 अगस्त 1947 के पहले, वह कानून जो 15 अगस्त 1947 के पहले, 15 अगस्त 1947 के पहले भारत में बनाए गए थे, भारत में बनाए गए थे, या 26 जनवरी 1950 के बाद, या 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में लागू होंगे, या 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में लागू होंगे, या संसद के द्वारा बनाए जाएंगे, या संसद के द्वारा बनाए जाएंगे, या संसद के द्वारा बनाए जाएंगे, या संसद के द्वारा बनाए जाएंगे। इन दोनों ही प्रकार के कानूनों की व्याख्या, इन दोनों ही प्रकारों के कानूनों की व्याख्या, इन दोनों ही प्रकारों के कानूनों की व्याख्या, इन दोनों ही प्रकारों के कानूनों की व्याख्या साधारण खंड अधिनियम, साधारण खंड अधिनियम, साधारण खंड अधिनियम, साधारण खंड अधिनियम 1897 के अंतर्गत लागू होगी, 1897 के अंतर्गत लागू होगी। साधारण खंड अधिनियम यानी जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के अंतर्गत लागू होगी। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? आज जो कानून है तुम्हारे पास, जो आज बना है, उस कानून की व्याख्या जब भी होगी, व्याख्या करने से पहले उस कानून का प्रवेश होगा स्टूडेंट जनरल क्लॉज एक्ट में। उस कानून की जो भी व्याख्या है वो जनरल क्लॉज एक्ट के अंतर्गत होगी। साथ ही साथ 15 अगस्त 1947 से पहले वाले जो कानून है वो तभी मानूंगी। मैं सिर्फ आपकी भाषा में समझाने के लिए, मुझे यहाँ पर समझ आ रहा है, मैं आपकी भाषा में समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जो भी कानून भारत में लागू होंगे उन लागू किए गए कानूनों की जो व्याख्या है वो किस कानून के माध्यम से सुनिश्चित होगी? जनरल क्लॉज एक्ट 1897। और वह जो कानून है जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के अंतर्गत व्याख्या होंगे और वही संविधान की व्याख्या कहलाएगी। ये समझो। अब आप पूछेंगे ये क्या बोल दिया आपने, संविधान की व्याख्या कहलाएगी? अरे क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि जनरल क्लॉज एक्ट की चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 367 में। तो सब चीजों को मिलाते हैं, एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, भारत में जो भी कानून है उन कानूनों को मान्यता तभी मिलेगी जब उनका प्रवेश किसने किया गया? जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में, साधारण खंड अधिनियम 1897 में। दूसरा पॉइंट, भारत में जो भी कानून है उनकी व्याख्या, उनका इंटरप्रिटेशन किसके अंतर्गत होगा? जनरल क्लॉज एक्ट 1897 के अंतर्गत। और जनरल क्लॉज एक्ट 1897 भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में आता है? 367 में। दूसरे शब्दों में भारत में जो भी कानून है या जो भी संविधान के खंड उपखंड है उन सबकी व्याख्या किसके अंतर्गत होगी? 367 में या फिर जनरल क्लॉज एक्ट के अंतर्गत। तो आप मुझे बताइए, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, शायद आपको समझ आ जाएगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर नहीं चाहिए आपको, केवल उस क्वेश्चन को समझना है। एक बात बताइए, 370 स्थायी है या अस्थायी है? ना एक मिनट रुको, आपको आंसर नहीं लगे, आंसर नहीं चाहिए मुझे। 370 स्थायी है या अस्थायी है? इसका चुनाव करने के लिए इसका उत्तर कहां मिलेगा आपको? ऐसा नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 370 स्थायी है या अस्थायी है? 370 है या 370 नहीं है? 370 रहेगा या 370 नहीं रहेगा? इसका चुनाव करने के लिए 370 की जो भी व्याख्या है वो अंतर किस आर्टिकल के अंतर्गत होनी चाहिए? 370। इसलिए अमित शाह जी ने 370 को हल करने से पहले 367 में नया आर्टिकल डाला था जिसके चलते 370 मांग लिया गया। क्यों ऐसा क्यों किया गया बताइए? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आर्टिकल 367 कहता है भारतीय संविधान की व्याख्या, भारतीय संविधान की व्याख्या मतलब आर्टिकल 14 की व्याख्या, 15 की व्याख्या, 18 की व्याख्या, 19 की व्याख्या इत्यादि इत्यादि। 370 की व्याख्या, भारतीय संविधान की जो भी व्याख्या होगी वो किसके अंतर्गत होगी? 367 के अंतर्गत। और 367 के अंतर्गत जो भी व्याख्या होती है वो जनरल क्लॉज एक्ट 1897 से जुड़ा होता है जिसमें भारत के कानून आते हैं और 367 में पूरा संविधान आ जाता है। क्लियर हुआ? तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछा हूं, अब आप आंसर करो। अगर आर्टिकल 14 की नई व्याख्या सुनिश्चित करनी है तो जो नई व्याख्या होगी वो किस संविधान के अंतर्गत होगी? 367 बिल्कुल ठीक। अगर आर्टिकल 32 की नई व्याख्या सुनिश्चित करनी है तो किसके अंतर्गत होगी? 367 के अंतर्गत। और आखिरी इसलिए आप पास में हो, अगर 370 की व्याख्या सुनिए, 370 की व्याख्या सुनिश्चित करनी हो कि वो टेम्पररी है या नॉन टेम्पररी है, स्थायी है, परमानेंट है या अस्थायी है, इसको सुनिश्चित करने से पहले बदलाव करना पड़ेगा। 367 आया ना समझ? तो ये आर्टिकल 367 एक और बिंदु को 367 एक और बिंदु मैं ये बहुत जरूरी है। लेकिन यदि संविधान में आर्टिकल 372 के माध्यम से, यदि संविधान में आर्टिकल 372 के माध्यम से चर्चा करनी पड़ेगा, आर्टिकल 372 के माध्यम से कोई परिवर्तन या अनुकूलन कर दिया जाता है, अनुकूलन मतलब एडाप्टेशन, कोई परिवर्तन या अनुकूलन कर दिया जाता है, कोई परिवर्तन या अनुकूलन कर दिया जाता है, तो इस परिवर्तित संविधान को भी
तो इस परिवर्तित संविधान को भी साधारण खंड अधिनियम 1897 के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। तो इस परिवर्तित संविधान को भी साधारण खंड अधिनियम 1897 के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। 1897 के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। क्लियर है? वही देखिए अभी भारत सरकार नया कानून लाने वाली है, हमारी पूरी न्याय संहिता चेंज हो रही है। तो जब न्याय संहिता चेंज होगी तो इंडियन पीनल कोड 1860 क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा नया इंडियन पीनल कोड लागू हो जाएगा। अब जो नया इंडियन पीनल कोड लागू होगा वो संशोधन क्या है? तो संशोधन करने के बाद जो नया कानून आएगा उसकी भी व्याख्या कैसे होगी स्टूडेंट? उसकी भी व्याख्या कैसे होगी? जनरल लॉज एक्ट 1897 के अंतर्गत पॉइंट देखिए, मैंने यहां पे 40 के फ्लोचार्ट बनाया। कायदे से 367 इसलिए डाला गया था ताकि 15 अगस्त के पहले के जो कानून है वो संविधान के कानून तो थे, वो अंग्रेजों के थे, तो उनकी व्याख्या करने के लिए 367 डाला गया। लेकिन हमारी संविधान सभा के निर्माताओं को ये भी पता था कि आज नहीं तो कल भारत में संविधान संशोधन होंगे, नए कानून बनेंगे और नए कानून जो भी बनाए जाएंगे उनकी भी व्याख्या किसके अंतर्गत होगी? जनरल लॉज एक्ट 1897 के अंतर्गत 26 जनवरी 1950 के। या सरल शब्दों में मोटा मोटी बात 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी कानून भारत में लागू हुए उनकी व्याख्या साधारण खंड अधिनियम 1897 आर्टिकल 367 के अंतर्गत है। दूसरा 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी कानून बने हैं या भविष्य में बनाए जाएंगे उनकी भी सारी परिभाषा और व्याख्या किसके अंतर्गत सुनिश्चित होगी स्टूडेंट? जनरल लॉज एक्ट 1897। या सरल शब्दों में अगर भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए भारत की पार्लियामेंट को कोई भी बदलाव करना है संविधान में तो वो कर सकता है, लेकिन उसकी व्याख्या अंतर्गत केवल किसके अंतर्गत पड़ जाएगी? आर्टिकल 367 के अंतर्गत। अब इसको समझते हैं जनरल लॉज एक्ट 1897 में आता क्या है, कौन से कानून बनते हैं? तो एक समय दीजिए, साधारण खंड अधिनियम 1897 में किस प्रकार के कानून बनते हैं? किस प्रकार के कानून बनते हैं? जनरल लॉज एक्ट 1897 में किस प्रकार के कानून बनते हैं? पहला पॉइंट मैं बोल देना चाहता हूं, बिल्कुल देखिए किस प्रकार के कानून बनते हैं आपको समझाने के लिए। तो जनरल लॉज एक्ट में सबसे पहला आता है लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, संसद के द्वारा बनाए गए कानून, लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। लेकिन चलिए बदल दीजिए, लॉज मेड बाय पार्लियामेंट संसद के द्वारा बनाए गए कानून, संसद के द्वारा बनाए गए कानून, संसद के द्वारा बनाए गए कानून। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट और इसका मतलब समझना, दूसरा पॉइंट आप इसका मतलब समझिएगा, लॉज मेड बाय डोमिनियन लेजिस्लेचर। इसका मतलब समझना, वह कानून पहले मुझे बोल दीजिए, वह कानून जो भारतीय अधिराज्य की विधानसभा ने बनाए थे। इसका क्या मतलब है? बोर्ड में कुछ लिखा हुआ मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं किस टाइम की बात कर रहा हूं उसमें 15 अगस्त 47 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक ब्रैकेट में 47 से लेकर 50 तक का समय, 47 से लेकर 50 तक का समय, 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक बनाए गए कानून। भाई कुछ कानून तो बने होंगे ना 3 सालों में। ऐसा तो नहीं है कि संविधान सभा केवल संविधान में चर्चा करके कानून तो बनाए गए, जरूरी कानून बनाए गए। तो इसमें स्टूडेंट लॉज मेड बाय डोमिनियन लेजिस्लेचर, लॉज मेड बाय डोमिनियन लेजिस्लेचर, लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। और ये हमेशा रहेगा स्टूडेंट। अगर भारतीय संविधान की पहचान रहेगी तो आर्टिकल 367 की पहचान रहेगी, क्योंकि आर्टिकल 367 कहता है केवल उन्हीं कानूनों को मान्यता मिलेगी जो किसके अंतर्गत व्याख्यात है? साधारण खंड अधिनियम 1897 के अंतर्गत। तो ये व्यवस्था की गई थी स्टूडेंट आर्टिकल 367 में। अभी 367 के विषय को बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, इसकी चर्चा क्लास में कहीं होने वाली है। अगर आप भारत को स्टूडेंट, अगर आप भारत की किसी भी यूनियन टेरिटरी के लिए संशोधन करना हो, किसी राज्य के लिए संशोधन करना हो, भारतीय संविधान में कोई संशोधन करना हो, भारत के कानूनों में संशोधन करना हो, तो सबसे पहले जो भी संशोधन की प्रक्रिया होगी उसको अपनाने के बाद जो भी संशोधन हो जाएगा, संशोधन होने के बाद जो भी विषय वस्तु होगी उसे कहां डाला जाएगा? साधारण खंड अधिनियम 1897 में, और उसी के अंतर्गत स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज की व्याख्या की जाएगी। और आज की क्लास को ध्यान रखते हुए अगर 370 बीजेपी कहती है कि वह टेम्पररी है और कपिल सिब्बल जिन्होंने 16 दिन की सुनवाई की, देखिए जो याचिकाकर्ता थे, याचिकाकर्ता की तरफ से 4-5 बड़े वकील थे, स्टूडेंट भारत के सबसे बड़े वकील थे, उनमें कपिल सिब्बल थे, गोपाल सुब्रमण्यन थे, देवका स्वामी थे, राजीव धवन थे, दुष्यंत दवे थे। इन पांचों का मानना यह था कि 370 परमानेंट हो चुका है, टेम्पररी नहीं है। बीजेपी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, और तुषार मेहता का मानना यह था कि नहीं वो टेम्पररी था, वो परमानेंट नहीं था। अब देखो भाई ये बड़े वकील हैं, एक कह रहा है परमानेंट है और एक कह रहा है टेम्पररी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेगी कि वो टेम्पररी है या परमानेंट है, सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेने से पहले इस बात को सुनिश्चित करेगी कि 370 टेम्पररी है या परमानेंट है, किसके अंतर्गत, किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 367 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 367 इसलिए बेहद जरूरी आर्टिकल में से एक गिना जाता है। इसके अंतर्गत स्टूडेंट एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल, आर्टिकल 372, आर्टिकल 370 एक सिंगल लाइन कवर कर लेते हैं इसको। लिखिए एक पॉइंट देखिए स्टूडेंट, क्योंकि संविधान लागू करते समय ऐसे बहुत से कानून थे, संविधान लागू करते समय ऐसे बहुत से कानून थे तत्कालीन व्यवस्था में जो अस्थायी प्रवृत्ति के थे, इसे परिवर्तित करने हेतु अनुच्छेद 372 सुनिश्चित किया गया। अनुच्छेद 372 सुनिश्चित किया गया। आप लाइन चेंज करके लिखिए। 372 के अनुसार जब तक भारतीय संसद द्वारा किसी कानून को भंग नहीं किया जाता, या संशोधित नहीं किया जाता, तब तक वह कानून बने रहेंगे। भंग नहीं किया जाता, संशोधित नहीं किया जाता, तब तक वह कानून बने रहेंगे। और ब्रैकेट लिखिए, वह कानून भी जो 15 अगस्त 1947 से पहले बनाए गए, 15 अगस्त 1947 से पहले बनाए गए, या संविधान लागू होने के पहले बनाए गए,
या संविधान लागू होने के पहले बनाए गए। लिखा आपने बोर्ड में देखिए, बोर्ड में देखिए मेरी तरफ, आप लोगों ने जो लिखा उसको भूल जाए मेरी तरफ देखें। आर्टिकल 372 ये कहता है, आर्टिकल 372 ये कहता है, जब तक संसद के द्वारा पुराने कानून को संशोधित नहीं किया जाता, भंग नहीं किया जाता, तब तक वह कानून अपनी उपयोगिता बनाए रखेंगे। लेकिन संसद के सामने बड़ी डिबेट आई कि इसमें पॉइंट लिखा था कि जब तक भंग नहीं किया जाता, तो संविधान सभा के सभी सदस्यों ने डिबेट में उन्होंने कहा कि अगर भंग करना पड़ा सभी कानूनों को, तो ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया होगी। और बार-बार हमने 364 में डाल दिया है, तो बार-बार भारत में कानून बनाने और कानून भंग करने की प्रक्रिया में ऐसे में तो संसद बहुत ज्यादा हार हो जाएगा। तो क्यों ना एक काम किया जाए, राष्ट्रपति का ऑर्डर सब्मिट कर दिया जाए। अब धीरे-धीरे टॉपिक का क्यों ना काम किया जाए, आर्टिकल 372 में पॉइंट डाला गया, यार ऐसे तो 50 कानून जो अंग्रेज बना के गए, उन सबको भंग करने की बार-बार प्रस्ताव लाएंगे संसद में, तो संसद का पावर रहेगा, देश कब चलाएंगे फिर? तो काम करते हैं 3 साल का समय सुनिश्चित कर लेते हैं। 372 में पॉइंट डाला गया कि 3 साल तक, यानी कि संविधान लागू होने के 3 साल तक, 3 साल तक राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा, राष्ट्रपति के एक अनुमोदन के द्वारा, राष्ट्रपति आदेश के द्वारा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा राष्ट्रपति भारत के जितने पुराने कानून हैं उनको संशोधित भी कर सकते हैं, भंग भी कर सकते हैं, उन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जो करना चाहे करें। 3 साल का समय देते हैं। तो वैसे भी कर रहा हूं, बहुत सारे कानून थे स्टूडेंट 15 अगस्त 1947 के पहले बनाए गए थे और भारत डोमिनियन बनकर अब इंडिपेंडेंट स्टेट बन चुका था, गणराज्य बन चुका था। तो संविधान सभा के सामने गवर्नमेंट चुनौती थी कि फिर पुराने कानून को एक-एक करके संशोधित करेंगे, तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो 372 में सुनकर डाली गई कि राष्ट्रपति के पास 3 साल का समय है, राष्ट्रपति का आदेश जारी कर जितने पुराने कानून हैं उनको संशोधित करे, भंग करे या फिर उनका अनुकूलन करे, और 3 साल के अंदर ये करना पड़ेगा। और ऐसे में बार-बार सदन से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बहस करने की जरूरत नहीं है। इसलिए स्टूडेंट आर्टिकल 372 ने भारत में एक विशेष सुविधा प्रदान करी है, जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। देखिएगा, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, राष्ट्रपति आदेश, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, राष्ट्रपति आदेश। इसकी चर्चा पिछली क्लास में हुई थी, आप दोबारा रिपीट करूंगा। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, राष्ट्रपति आदेश, पहले मुझे सुनिए, फिर आप आगे बढ़िए, पहले मुझे सुनिए, फिर मैं एक्सटेंडेड सुनाता हूं। तो आर्टिकल 372 क्या कहता है स्टूडेंट? आर्टिकल 372 कहता है कि राष्ट्रपति आने वाले 3 साल तक, आने वाले 3 साल का मतलब 26 जनवरी 1950 से लेकर 53 तक, आने वाले 3 साल तक राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या बताएंगे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से पुराने जितने बाबा आदम के कानून थे, पुराने जितने कानून थे, उन सबको संशोधित करें, अनुकूलित बनाएं या फिर भंग करें, जो उनकी इजाजत है हमको इजाजत देते हैं। बार-बार सदन में प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं है। इससे भारत सदन जो है, भारतीय संसद है, उसका भाग होगा और जो पुराने गैर जरूरी कानून है उनको भंग किया जाएगा। ये था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। अब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट? इसकी परिभाषा पिछली क्लास में समझाएंगे। मान लेते हैं स्टूडेंट, भारत सरकार ने कानून बनाया है मनरेगा, भारत ने कानून बनाया है मनरेगा, और मनरेगा के अंतर्गत स्टूडेंट, मनरेगा के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है, एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलता है। अगर मनरेगा में आपको आवश्यक कार्य मिले, अब वो अलाउंस 100 रुपए भी हो सकता है, 1300 भी हो सकता है, 1300 भी हो सकता है, 200, 250, 500 भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको बार-बार संशोधित करना पड़े तो मनरेगा का कानून हर 6 महीने में भारत सरकार के सामने आएगा और सदन में प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो इसको चेंज करने के लिए एक व्यवस्था होती है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर राष्ट्रपति के नाम पे लिए जाते हैं और ये बिल्कुल कानून की तरह होते हैं। इनकी बड़ी उपयोगिता होती है जो किसी कानून की होती है। फॉर एग्जांपल, ट्रैफिक में चालान करता है तो 500 का होगा, 1000 का होगा, 2000 का होगा, 3000 का होगा, ये कोई तय नहीं कर सकता, वो तो समय की व्यवस्था तय करेगी। लेकिन ट्रैफिक में चालान में कुछ चालान लिया जाएगा, चालान की राशि कितनी होगी वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से बाहर लाया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो स्टूडेंट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या होते हैं? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सदन का समय बचाने के लिए होते हैं। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इसलिए होते हैं ताकि बड़ी मात्रा में स्टूडेंट जल्दी-जल्दी कानूनों में परिवर्तन करने हेतु अगर कोई व्यवस्था बनानी हो, उसके लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर होते हैं ताकि बार-बार सदन में संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता न पड़े। और ये काम आर्टिकल 372 सुनिश्चित करता है। तो आर्टिकल 372 का मेन औचित्य ये था कि आने वाले 3 साल तक जितने पुराने कानून हैं उन्हें संशोधित किया जा सके, उन्हें भंग किया जा सके। लेकिन वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हम आज तक लेकर चल रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है वो जरूरी है भारत की संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो स्टूडेंट इसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का प्रयोग करते हुए संविधान के अनुच्छेद 370 में परिवर्तन किया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा। कैसे किया गया है उसका अध्ययन करेंगे। पहले पॉइंट लीजिए, एक पॉइंट लीजिए, राष्ट्रपति का आदेश, राष्ट्रपति का आदेश एक कार्यपालिक आदेश माना जाता है, एक कार्यपालिक आदेश माना जाता है, एक कार्यपालिक आदेश माना जाता है और इसकी बड़ी उपयोगिता होती है, और इसकी बड़ी उपयोगिता होती है, और इसकी बड़ी उपयोगिता होती है, और इसकी बड़ी उपयोगिता होती है। इस पॉइंट पर करना, इसकी बड़ी उपयोगिता होती है जो सदन द्वारा बनाए गए किसी कानून की होती है। इसकी बड़ी उपयोगिता होती है जो सदन द्वारा बनाए गए किसी कानून की होती है, सदन द्वारा बनाए गए किसी कानून की होती है। क्लियर है? तो ये आर्टिकल 367 और आर्टिकल 372 ये मैं आप लोगों को क्यों पढ़ा रहा हूं? ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि 372 के राष्ट्रपति आदेश और 367 के संविधान की व्याख्या, इनका कॉम्बिनेशन बना के 370 को चेंज किया गया है। और वो क्वेश्चन कभी मत भूलिएगा स्टूडेंट कि 370 स्थायी है या अस्थायी है, इसका स्वच्छ उत्तर आपके दिमाग में नहीं आएगा। इसका उत्तर खंगालने के लिए 370 की पूरी व्याख्या है, उसको सुनिश्चित करना जरूरी है। अब हेडलाइन दे दीजिए, संविधान के अनुच्छेद 370 की व्याख्या। हां बोलिए, एक मिनट, संविधान के अनुच्छेद 370 की व्याख्या, संविधान के अनुच्छेद 370 की व्याख्या, संविधान के अनुच्छेद 370 की व्याख्या बोलिए, पूछिए। ओके, एक मिनट, आपके मित्र ने क्वेश्चन पूछा है जो अध्यादेश जारी होते हैं और जो राष्ट्रपति के ऑर्डर होते हैं उनमें क्या फर्क है? अध्यादेश सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं, उनमें वोटिंग होती है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नहीं होती। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 370। अब स्टूडेंट 370 अब आपके लिए पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि आपने दो महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी हैं, 367 पढ़ी है, 372 पढ़ी है, और आप लोगों को पता चल गया है कि संविधान की व्याख्या होती है भाई 370 का सारा तो व्याख्या करिए। अच्छा बताओ चंद्रशूर सर क्या करेंगे? वो भी तो 370 की क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे और व्याख्याओं को प्रस्तुत करने के लिए तर्क होने चाहिए और तर्क के साथ तथ्य होने चाहिए। तो 370 में लिखे हुए उसका मूल्यांकन करते हैं। सबसे पहली बात, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन स्टूडेंट 370 से संबंधित एक महत्वपूर्ण पॉइंट हुआ है जो कि हम 370 में याद रखते हैं, लेकिन हम इसके शुरुआत में 3 शब्द याद नहीं करते हैं जनरली। तो आर्टिकल 370 स्टूडेंट भारतीय संविधान के 21वें भाग का हिस्सा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, 21वें भाग की हेडलाइन क्या है? अब एक रुकिए, 21वां भाग संविधान का है, इसकी व्याख्या कहां की गई है? बोलिए, इसकी व्याख्या कहां की गई है? जनरल लॉ ऑफ लैंड, साधारण कायदा अधिनियम। और 3 महत्वपूर्ण शब्द है वो मत भूलिएगा स्टूडेंट। भारत की सरकार ने, अमित शाह जी ने इन तीनों शब्दों का प्रयोग करके 370 को संशोधित किया है। जो भारतीय संविधान का 21वां भाग है वो कहता है टेम्परेरी, अस्थायी, ट्रांजिशनल मतलब परिवर्तनीय एंड स्पेशल प्रोविजन और विशेष प्रावधान। तो स्टूडेंट आर्टिकल 370 किसका हिस्सा है? कितना चल करिए, आर्टिकल 370 संविधान के 21वें भाग का हिस्सा, संविधान के 21वें भाग का हिस्सा।
संविधान के 21वें भाग का हिस्सा है और यह जो 21वां भाग है ये मुख्यतः 3 चीजों से जाना जाता है। नंबर 1, 21वें भाग का मतलब है टेम्पररी, अल्पकालिक समय के लिए टेम्पररी, अस्थायी, अंग्रेजी में ट्रांजिशनल यानी कि परिवर्तनीय, ट्रांजिशनल, और द्वितीय शब्द का मतलब समझेंगे, और स्पेशल, विशिष्ट, स्पेशल, स्पेशल प्रोविजन। ट्रांजिशनल, TRANSITION, ट्रांजिशनल यानी कि परिवर्तनीय, परिवर्तनीय, और साथ ही साथ स्पेशल। एक मिनट रुकिए, मुझे 370 पांच से पहले तीनों शब्दों की चर्चा करनी पड़ेगी। पहली बात यह है स्टूडेंट, ये टेम्पररी क्यों डाला गया? आपके संविधान का 21वां खंड था स्टूडेंट, वो मुख्यतः जम्मू कश्मीर से संबंधित है, लेकिन टेम्पररी शब्द क्यों डाला गया? उसका कारण था, उसका कारण यह था स्टूडेंट, क्योंकि हरि सिंह थे, हरि सिंह ने कहा, हरि सिंह ने आन कारण में आकर, क्योंकि जब उन्हें लगने लगा कि अफ्रीकन राइट खाने को सही है, और अफ्रीकन राइट खाने को सही है, तो ना डोगरा अपनी पहचान सुनिश्चित कर पाएंगे, ना जम्मू के लोग हिंदू अपनी पहचान सुनिश्चित कर पाएंगे, और जो मुसलमान हरि सिंह पर भरोसा करते हैं, वह मुसलमान भी धीरे धीरे करके हरि सिंह के प्रभाव से बाहर निकलते चले जाएंगे। तो हरि सिंह को कोई आश्वासन नहीं था कि भारत में उनका भविष्य है कि अगर होगा तो 15 अगस्त 1947 में स्वीकार कर लेते भारत को यूनियन का हिस्सा, वो नहीं बनना चाहते थे शुरुआत में। लेकिन जब अफ्रीकन राइट ने हमला कर दिया और पाकिस्तान की आर्मी की स्टूडेंट, पाकिस्तान की आर्मी कोई आर्मी नहीं थी, वो ब्रिटिश आर्मी थी। जब भारत का बंटवारा हुआ था तो भारत की आर्मी का बंटवारा हुआ था, दो तिहाई रेजिमेंट भारत में रह गए थे और एक तिहाई रेजिमेंट पाकिस्तान में गए थे, और खास बात है जो रेजिमेंट पाकिस्तान में गए थे वो भारत के सबसे प्रभावशाली रेजिमेंट हुआ करते थे। और स्टूडेंट ये जो पाकिस्तान की आर्मी के अंदर एक नाम जो खुशी नजर करके भेजा था, उसने पूरा प्लान कर लिया था कि वो धीरे धीरे करके, क्योंकि स्टूडेंट ना गिलगित दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जगह है, वहां पर बहुत सारी ऊंची ऊंची पहाड़ियां स्टूडेंट, नंगा पर्वत हुआ, केटू हुआ, वो सब गिलगित का हिस्सा है, और गिलगित बाल्टिस्तान रूस सामरिक गांवों की वजह से बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये गिलगित बाल्टिस्तान में, गिलगित बाल्टिस्तान से थोड़ा अगर हम स्टूडेंट पूर्व की तरफ आएंगे तो हमें काराकोरम रेंज दिखेगी, वो जो काराकोरम पास है स्टूडेंट, वही अक्साई चीन और सियाचिन एशिया के लिए इंपॉर्टेंट है। और वही गिलगित बाल्टिस्तान के अगर हम ऊपर चले जाए स्टूडेंट तो चीन से टच करता है, और साथ ही साथ स्वात वाली के पास पाकिस्तान का खैबर पास से टच करता है, जहां से सारे विदेशी आक्रामक भारत आते रहे। तो गिलगित बाल्टिस्तान एक बफर स्टेट है। गिलगित बाल्टिस्तान सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और भारतीय उपमहाद्वीप को जोड़ता था, और ब्रिटिशर्स ने गिलगित बाल्टिस्तान दे दिया था पाकिस्तान को। तो खुशी नजर कहता था कि गिलगित तो अपना हुआ, अब गिलगित करके कश्मीर घाटी को लेना है। और उन्होंने क्या किया? प्रत्यक्ष युद्ध कर नहीं सकते थे तो लड़ा के भेजे अफ्रीकन राइट्स भेजी, ये अफ्रीकन राइट ने हमला किया स्टूडेंट। तब हरि सिंह ने कहा कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत प्रपत्र साइन बनाया, प्रपत्र बनाया, हरि सिंह को भेजा, हरि सिंह ने सिग्नेचर किया, माउंटबेटन ने अगले दिन स्वीकार कर लिया, अगले दिन। क्योंकि माउंटबेटन नाम किसका? माउंटबेटन को पता था कि इससे मेरा काम पूरा हुआ, गिलगित गया पाकिस्तान में, मुजफ्फराबाद जाएगा पाकिस्तान में, मीरपुर जाएगा पाकिस्तान में, और कश्मीर और जम्मू जाएगा पूरा काम भारत में, तो मेरा काम पूरा हुआ। तो इसी दौरान स्टूडेंट जब हरि सिंह ने एक प्रपत्र साइन किया था जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं, वो कहते थे कि हम भारत के साथ हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि जम्मू कश्मीर का अपना खुद का भविष्य। तो जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस प्रस्ताव को रखा कि ठीक है, आपका खुद का भविष्य हो सकता है, लेकिन आपके खुद के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हम भी एक प्रावधान डालेंगे जो टेम्पररी रहेगा, जिससे समय रहते परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए टेम्पररी शब्द डाला गया। तो टेम्पररी शब्द क्यों डाला गया? हरि सिंह के कहने पर टेम्पररी शब्द क्यों डाला गया? ताकि जम्मू कश्मीर अगर पृथक होकर अपनी मांग को सुनिश्चित करना चाहता है तो भारतीय संविधान में लचीला होना चाहिए, तभी हम जुड़ेंगे आपके साथ। दूसरा, ये जो शब्द है ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी, ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल का क्या मतलब है कि समय समय पर उपयोगिता अनुसार, जरूरत के अनुसार 370 को भी या 370 के विषय को भी लागू प्रावधान को भी चेंज किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। जब मैं सुन अभी लिखाऊंगा सारी चीजें, आपने जब पॉलिटी की पढ़ाई की होगी तो आपने सारे आर्टिकल पढ़ाया होगा, आर्टिकल 370 में नहीं, आर्टिकल 370 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, आर्टिकल 370 का क्लॉज सी क्या कहता है? आपको पता भी है, आपको पता भी है। पूरे भारतीय संविधान के केवल 2 ही आर्टिकल लागू होते थे जम्मू कश्मीर को। कौन से आर्टिकल? एक तो आर्टिकल 1 और एक आर्टिकल 370। लेकिन स्टूडेंट 5 अगस्त 2019 को ये स्थिति नहीं थी। 5 अगस्त 2019, आज 4 अगस्त 2019 को केवल आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 लागू नहीं है, आज 260 से ज्यादा आर्टिकल लागू हो चुके हैं पूरे जम्मू कश्मीर पर। जो मैं बात कर रहा हूं, मान लेते हैं 4 अगस्त 2019 से, तो इन 17 सालों में पूरा का पूरा भारतीय संविधान लागू होना चालू हो गया है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। किस पॉइंट के चलते? स्टूडेंट ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या है? ट्रांजिशन का मतलब है कि भारतीय संविधान के और भी जो उपखंड है उनको जम्मू कश्मीर पर लागू किया जा सकता है, और लागू करने के लिए किस ऑर्डर का यूज किया जाएगा? आप बोलिए, लागू करने के लिए किस ऑर्डर का यूज किया जाएगा? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की आपने पढ़ा, यस नो? तो स्टूडेंट ये सुविधा डाली गई आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 विशिष्ट है, जम्मू कश्मीर के लिए टेम्पररी है, ऐसा ऑफिशियली डाला गया 1950 में, और साथ ही साथ परिवर्तन योग्य है, परिवर्तन नहीं है, समय के अनुसार चेंज किया जा सकता है, आवश्यकता के अनुसार चेंज किया जा सकता है। और स्टूडेंट आर्टिकल 370 जो है उसके कुछ विशिष्ट प्रावधान है, एक एक करके पढ़ना चालू करते हैं, वाइट पेपर समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले लिखिए, एक स्टेटमेंट लिखिए, एक बहुत छोटा सा स्टेटमेंट लिखिए। 27 अक्टूबर 1947 को, 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक्सेशन का मतलब होता है जोड़ना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, हस्ताक्षर किया। इसको हिंदी में कहते हैं अधिमिलन प्रपत्र। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया महाराजा हरि सिंह ने। बैठो देखिए, इसके साथ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसके साथ ये था स्टूडेंट तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन था? हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन। आवाज नहीं निकल रही भाई, माउंटबेटन के नाम से आवाज नहीं निकल रही। तो स्टूडेंट तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। साइन तो 26 अक्टूबर को हो गया था, लेकिन लागू कब से हुआ? 27 अक्टूबर। और स्टूडेंट देखो कि इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को हरि सिंह ने दबाव में आने किया था, स्वेच्छानुसार नहीं, दबाव में आने किया था, क्योंकि उनको उनका क्षेत्र पूरी तरीके से मुझे लग रहा था कि उनका जो अधिकार क्षेत्र है वो चला जाएगा अफ्रीकन राइट के नाम पे। उन्होंने असाइन किया इंडियन आर्मी के लिए, क्योंकि आगे चल के हो गया। तो स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की पहली शर्त क्या थी? आप करिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की पहली शर्त क्या थी? अधिमिलन प्रपत्र की पहली शर्त ये थी कि भारतीय संविधान के साथ जम्मू कश्मीर का जुड़ाव, आप अपने तीन शब्द बोलिए, भारतीय संविधान के साथ जम्मू कश्मीर का जुड़ाव बोलिए, टेम्पररी है, ट्रांजिशनल है और स्पेशल, ये शब्द जुड़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट पॉइंट बोलिए, निम्नलिखित तीन विषयों को जम्मू कश्मीर में पूर्णतः भारत डोमिनियन को समर्पित कर दिया। निम्नलिखित तीन विषयों को
है, इसको पहले बोर्ड में सेंटेंस लिखो, उसे समझिए। प्री सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्री सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो जम्मू कश्मीर के राजघराने ने भारत के साथ अधिनियम का पत्र साइन किया था, उसने 3 विषय पूरी तरीके से भारत को दे दिए कि भाई ये 3 विषय हैं, इन 3 विषयों पर आप हमारा ख्याल रखिए, बाकी सारे विषयों का कानून हम बनाएंगे। 3 विषय हम आपको समर्पित करते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट मान लेते हैं मेरा आपके बीच में एग्रीमेंट होता है, तो उस एग्रीमेंट की 3 विषय वस्तु थी, इन 3 विषय वस्तु को छोड़कर बाकी सारे विषयों पर जम्मू कश्मीर एक स्वायत्त रूप में काम करेगा, बाकी ये तीनों विषय सब आपके नाम पे। तो स्टूडेंट आर्टिकल 370 बनाया क्यों गया? आर्टिकल 370 इन्हीं 3 विषयों को निर्धारित करने के लिए बनाया गया था। वो 3 विषय कौन से? महाराजा हरि सिंह को सुरक्षा की चिंता ज्यादा थी, तो महाराजा हरि सिंह ने कहा कि देखिए हम आपके साथ पत्र साइन कर रहे हैं, इस पत्र में 3 ऐसे मैटर होंगे जिस पर दिल्ली फैसला लेगी, बाकी सारे मैटर पर श्रीनगर फैसला लेगा। समझ रहे हैं? 3 मैटर ऐसे होंगे, बाकी सारे 3 मैटर ऐसे होंगे जिस पर आप फैसला लेंगे, उनसे और उनके सेट संबंधी विषयों पर उन पर आप निर्णय लेंगे, बाकी सारे निर्णय पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहेगा जम्मू कश्मीर। और हम बनाएंगे यहाँ पर एक जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो बनाएगी हमारा संविधान। तो हम 3 विषयों को आपको सपोर्ट करते हैं। तो कौन कौन से 3 विषय हैं? पहला विषय स्टूडेंट, यस पहला विषय लिख लीजिएगा, फॉरेन अफेयर्स, विदेशी संबंध। दूसरा विषय डिफेंस, और तीसरा विषय संचार, कम्युनिकेशन। यह जो 3 विषय इन्हीं को बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। नंबर 1 विदेशी संबंध। तो जम्मू कश्मीर का खुद का कोई विदेशी संबंध नहीं होगा, जो भी विदेशी संबंध होंगे वो दिल्ली डिसाइड करेगी, वो भारत सरकार डिसाइड करेगी। जम्मू कश्मीर की खुद की कोई डिफेंस योजना नहीं होगी, वह पूरा प्रोग्राम भारत सरकार सुनिश्चित करेगी। और जो संचार प्रौद्योगिकी के विषय वह भारत सरकार सुनिश्चित करेगी, और इनसे संबंधित जो भी आंतरिक सह संबंधी विषय होंगे उन पर विचार प्रस्तुत किया जाएगा। तो स्टूडेंट इन 3 विषयों को 370 में जगह दी। अब एक हरि सिंह ने टेम्परेरी कहा, जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि टेम्परेरी शब्द क्यों? क्योंकि भाई देखिए अगर ये भी तो संभव है ना कि आज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में 3 विषय हैं, 3 से बढ़कर 30 भी हो सकते हैं, ये 25 भी हो सकते हैं, इसलिए टेम्परेरी शब्द डाला है। तो टेम्परेरी विलेन सिचुएशन थी, किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लिए टेम्परेरी इसलिए थी क्योंकि उनको केवल 3 विषयों पर अपनी जो संप्रभुता है भारत को देंगे, और भारत के विलेन सिचुएशन इसलिए थी क्योंकि 3 विषयों को छोड़कर भविष्य में 3 की 3 हो सकते हैं, क्योंकि 370 एक टेम्परेरी प्रावधान है और ट्रांजिशनल भी है, परिवर्तन भी हो सकता है। तो इस अच्छे विचार के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया। और स्टूडेंट जिस दिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ उस दिन से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर की 2 विशेष पहचान मानी जाती है। नंबर 1 जम्मू कश्मीर भारत के विशेष राज्यों में से एक है संवैधानिक दृष्टिकोण से, और जम्मू कश्मीर को एक सीमित संप्रभुता हासिल है। जैसा एक सीमित संप्रभुता हासिल है क्योंकि बाकी जितने हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किए जुनागढ़ के साथ लागू नहीं हुआ, हैदराबाद के साथ लागू नहीं हुआ, नागालैंड के साथ जो लागू हुआ बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 3 से करता। लेकिन जम्मू कश्मीर की विशेष परिस्थिति के अंतर्गत भारत गणराज्य का हिस्सा बना, और आज क्या है स्टूडेंट? आज 2023 चल रहा है, चलिए 2019 मानते हैं, 2023 नहीं मानते, आज 2020 चल रहा है, और आज ये स्थिति है स्टूडेंट ऑलमोस्ट 70 साल हो चुके हैं, और आज भारत सरकार केवल इन 3 विषयों पर नहीं, इन 3 विषयों के अतिरिक्त और भी विषयों पर कानून बना रही है, वहां की विधानसभा को कॉन्फिडेंस लेते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट 370 में शुरुआत में केवल 3 विषय अनिवार्य थे, धीरे धीरे करके इनका दायरा लगातार हुआ, बढ़ता चला गया। तो कांग्रेस पार्टी कहती है या विपक्ष के कुछ एक्सपर्ट कहते हैं जब इनका दायरा लगातार ही बढ़ रहा था, आज भारत का लगभग पूरा संविधान लागू होने लगा 370 के चलते, भारत के प्रावधानों के चलते, तो जरूरत क्या थी 370 को हटाने की? शुरुआत में 370 में केवल 2 आर्टिकल लागू होते थे पूरे जम्मू कश्मीर पर, एक आर्टिकल 1 और एक आर्टिकल 370 अपने आप में। आज भारत के 260 से ज्यादा आर्टिकल लागू हुए, तो जरूरत क्या 370 को डायरेक्ट करने की, हटाने की? जरूरत पॉलिटिकल कारणों की वजह से और सुरक्षा कारणों की वजह से या बीजेपी दी। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात जम्मू कश्मीर और भारत का जो जुड़ाव है उसमें एक सेतु का काम करता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब मैं आपसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं आपसे बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं स्टूडेंट, मैं उसका बहुत स्पष्ट उत्तर नहीं चाहता, बस आप लॉजिक बताइए। एक बात बताइए, इन 3 विषयों को उठाकर 30 करना हो तो संशोधन एक तरफ से होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए, बताइए दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर विषयों को आगे बढ़ाना हो तो भारत की संसद को भी संशोधन करना चाहिए, और भारत की संसद के साथ साथ जम्मू कश्मीर के भी संशोधन को अनिवार्य माना जाना चाहिए। तो इनको ध्यान रखते हुए स्टूडेंट अनुच्छेद 370 में बहुत जरूरी पॉइंट्स डाले गए, आर्टिकल्स डाले गए, तो 370 के संशोधन की प्रक्रिया को या 370 के विषय वस्तु को निर्धारित करते हैं। तो उनको हम करते हैं, एक स्टेटमेंट लिखिए। जम्मू कश्मीर राज्य के 2 प्रमुख चरित्र हैं, 2 प्रमुख चरित्र हैं, 2 प्रमुख चरित्र हैं। नंबर 1 भारतीय संविधान के ही भीतर, भारतीय संविधान के ही भीतर, भारतीय संविधान के ही भीतर जम्मू कश्मीर को एक सीमित संप्रभुता प्राप्त थी। अब मुझे लिखना चाहिए है तो नहीं? भारतीय संविधान के भीतर जम्मू कश्मीर को एक सीमित संप्रभुता प्राप्त थी, इसका मतलब सीमित संप्रभुता। और पॉइंट नंबर 2 एवं केंद्र के कानून एक सीमित दृष्टिकोण में ही लागू हो सकते थे, एवं केंद्र के कानून एक सीमित दृष्टिकोण में ही लागू हो सकते थे, केंद्र के कानून एक सीमित दृष्टिकोण में ही लागू हो सकते थे, एक सीमित दृष्टिकोण में ही लागू हो सकते थे। क्लियर है? जरा इस पॉइंट को पीछे वाले पॉइंट को करेक्ट करो। स्टूडेंट भारत में जम्मू कश्मीर को एक भारत स्वायत्तता वाला प्रदेश क्यों कहा जाता है, एक सीमित संप्रभुता वाला प्रदेश क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो रिलेशन है भारत के साथ वो अधिनियम प्रपत्र के अंतर्गत है, और अधिनियम प्रपत्र में केवल 3 विषय स्थापित किए गए हैं, जम्मू कश्मीर का डिफेंस, जम्मू कश्मीर का फॉरेन अफेयर्स और संचार, वो भारत के नाम में, बाकी सब उनके नाम में। इसलिए जम्मू कश्मीर को 2 रूप में जाना जाता है। इन स्टेट जम्मू कश्मीर के स्टेट है ग्रेटर अटॉनमी वाला, और ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि भारत में अटॉनमी केवल जम्मू कश्मीर को है, भारत में अटॉनमी कई सारे प्रदेशों को है। नागालैंड की स्थिति आप सब जानते हैं आर्टिकल 371 और नागालैंड का आर्टिकल 371 क्या कहता है कि सदन ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो नागा प्रजाति के विरुद्ध होगा, उनके सांस्कृतिक अधिकारों के विरुद्ध होगा। तो भारत में ऐसे कई सारे कानून हैं या ऐसे कई सारे संवैधानिक उपखंड हैं जो स्वायत्तता प्रदान करते हैं किसी भौगोलिक क्षेत्र को। जम्मू कश्मीर का विशिष्ट है। नंबर 1 वहां केंद्र के कानून सीमित लागू होते हैं, क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन केवल 3 विषय। वहां भारतीय संविधान सीमित दर्जे में लागू होता है, क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में केवल 3 विषय। लेकिन जवाहरलाल नेहरू अच्छे से जानते थे कि आज नहीं तो कल इन 3 विषयों का दायरा बढ़ाना पड़ेगा, और इन 3 विषयों का दायरा बढ़ाने के लिए आर्टिकल 370 को बहुत अच्छे से व्याख्या करना होगा, कुछ पॉइंट डालने होंगे। तो स्टूडेंट आर्टिकल 370 का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल 371 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी कंडीशन नंबर 1 लिखिए। आर्टिकल 371 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी कंडीशन नंबर 1।
कंडीशन बताऊं तो मैं इसको लिखूंगा, पहले समझा देता हूं आपको उसे और आपको गाइड करते चलना, आपको गाइड करते चलना। मैंने आप लोगों को गवर्नर वाले टॉपिक में या कभी अगर जुडिशियल इस दौरान समय मतलब जुडिशियल का कोई टॉपिक नहीं है जो मेरे साथ पुरानी क्लासेस करने को अच्छे से जानते हैं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है स्टूडेंट, अगर आपने इन दोनों शब्दों पर पहचान उत्पन्न किया हो तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। इन दोनों शब्दों का प्रयोग करिए आज की क्लास में, कंसल्टेशन और कॉन्करेंस। एक मिनट, कंसल्टेशन, कंसल्टेशन का मतलब होता है परामर्श, परामर्श, और कॉन्करेंस का मतलब होता है सहमति। इन दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? कॉन्करेंस। कॉन्करेंस का मतलब है कि दोनों में सहमति होनी चाहिए, और कंसल्टेशन तो डॉक्टर से कंसल्ट करके आता है, उसके बाद चाहे वो खाओ चाहे ना खाओ। तो कंसल्टेशन का मतलब होता है केवल बताना, केवल केवल परामर्श करना, बता दिया आपको, अब आप जाने आपका काम जाने। और कॉन्करेंस का मतलब होता है बताना भी है और साथ ही साथ सहमति भी बनाना है। तो जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 में ये दोनों शब्दों का बहुत बड़ा योगदान है, कंसल्टेशन और कॉन्करेंस। और आर्टिकल 370 एक भी एक कहता है, सुनिए पहले सुनिए तो लिखिएगा, ये बड़ा जटिल टॉपिक है, एक बार पढ़िए कभी नहीं भूलेंगे आपको। सुनिए आर्टिकल 370 में ये डाला गया स्टूडेंट, ये भाई आज नहीं तो कल, ये तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के विषय, डिफेंस का विषय है। डिफेंस का विषय ऐसा पता नहीं कि 1950 में तय किया हमेशा रहेगा। अरे डिफेंस को लेकर बहुत सारे चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं भारत की आर्मी है, उसको कोई नया हेडक्वार्टर बनाना हो, फ्लाइट करनी चाहिए हो, ट्रेनिंग कैंप चलाने हो, टेस्टिंग करनी हो, वहां के लोगों को रिक्रूट करना हो, ये सारे चेंज तो आएंगे नहीं ना। लेकिन जो भी चेंज आएगा वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंतर्गत है। और वो जो चेंज होगा उसके लिए जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है, उस जम्मू कश्मीर की विधानसभा से कंसल्टेशन करना अनिवार्य है। कंसल्टेशन एक औपचारिकता होती है, तो ये करना चाहिए। लेकिन अगर ध्यान से सुनो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के कितने विषय नहीं, अगर उन तीनों विषयों को लेकर कुछ छोटे मोटे कानून बनाने हैं तो विधानसभा के लिए क्या करना पड़ेगा? विधानसभा के प्रस्ताव देना पड़ेगा, किसके लिए? कंसल्टेशन के लिए। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, आपको आंसर करना। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तीन विषय के अतिरिक्त कानून बनाना है, इसी चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें विषय का कानून बनाना है, तो केवल कंसल्टेशन चाहिए या सहमति भी चाहिए? सहमति भी चाहिए। वेरी गुड। अगर केवल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के विषयों का कानून बनाएगी सदन, तो उसमें केवल कंसल्टेशन चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर कोई विषय नहीं लागू होगा तब तो कंसल्टेशन से काम नहीं चलेगा, तब तो क्या चाहिए? कॉन्करेंस या सहमति चाहिए। कंसल्टेशन परामर्श होता है, कॉन्करेंस सहमति होता है। ये समझो, जब हम डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं तो वो केवल हमको परामर्श करता है, लेकिन जब हम सर्जरी कराने जाते हैं तो हमसे साइन करवा लेता है। ये सब आया समझ में? सर्जरी को सब लिखता है तो बस ये दिमाग में बैठाइए और फिर हम अध्ययन करते हैं। लिखिए 370 एक बी एक, ये क्या कहता है? लिखिए लिखिए, भारत की संसद का यह अधिकार है, भारत की संसद का यह अधिकार है, भारत की संसद का यह अधिकार है, भारत की संसद का यह अधिकार है कि अधिमिलन प्रपत्र से संबंधित, अधिमिलन प्रपत्र से संबंधित ब्रैकेट में जो IOA तो याद रहेगा, अधिमिलन प्रपत्र से संबंधित, अधिमिलन प्रपत्र से संबंधित किसी भी विषय पर, किसी भी विषय पर, किसी भी विषय पर या प्रपत्र से संबंधित, या प्रपत्र से संबंधित, या प्रपत्र से संबंधित किसी सह विषय पर, प्रपत्र से संबंधित किसी सह विषय पर, किसी सह विषय पर यदि कानून बनाना हो, यदि कानून बनाना हो, यदि कानून बनाना हो, या कानून बनाने के लिए, या कानून बनाने के लिए, या कानून बनाने के लिए संघ सूची और समवर्ती सूची में, संघ सूची और समवर्ती सूची में, संघ सूची और समवर्ती सूची में परिवर्तन करना हो, संघ सूची और समवर्ती सूची में परिवर्तन करना हो, परिवर्तन करना हो, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा से, जम्मू कश्मीर विधानसभा से, जम्मू कश्मीर विधानसभा से, बोलो भाई क्या करना है? जम्मू कश्मीर विधानसभा से परामर्श करना है या फिर सहमति लेनी है? परामर्श अनिवार्य है। जम्मू कश्मीर विधानसभा से परामर्श अनिवार्य है, कंसल्टेशन अनिवार्य है, कंसल्टेशन अनिवार्य है। 370 एक बी और क्लॉज 1। देखिए मैं बोल रहा हूं, सुनिए मुझे, दो मिनट सुनिए, हालांकि लैंग्वेज समझ नहीं आती आपको, आसान बनाने के लिए लैंग्वेज का प्रयोग किया। देखिए द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर द स्टेट स्टेट शैल बी लिमिटेड टू, पावर ऑफ पार्लियामेंट यानी 370 एक बी एक की बात हो रही है। क्या कहता है? दोज मैटर इन द यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। कंसल्टेशन शब्द का प्रयोग किया, मैंने आपको लिखा कंसल्टेशन मतलब परामर्श, आपके हिंदी में परामर्श लिखा हुआ है, इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। और आगे क्या लिखा हुआ है? ये मैटर कौन से होंगे? ये मैटर यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट के होंगे, लेकिन यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट के भी वही मैटर होंगे जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से संबंधित होंगे। जैसा कंसल्ट कर रहा हूं, मैटर यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट के होंगे, एक बार कानून पार्लियामेंट बनाएगी, लेकिन पार्लियामेंट भी यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट की पूरी प्रावधान में परिवर्तन करेगा जो कि मुख्यतः किससे संबंधित हो? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कितने विषय आते हैं? तो चाहे वो विषय हो चाहे उसके सह विषय, एक प्रावधान लाएगा, इनका चेंज करेगा। लेकिन एक मिनट रुकिए, मैं ये भी जानते थे कि आज केवल दो आर्टिकल लागू हो रहे हैं, एक और 370, आज नहीं तो कल बढ़ाने पड़ेगी, और बढ़ाने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का दायरा बार-बार चेंज होगा नहीं, क्योंकि बार-बार इसी पॉइंट में एग्रीमेंट करना। तो इसलिए उन्होंने एक और आर्टिकल लगाया जो कि हमारे लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है। हम इसका अध्ययन करते हैं अनुच्छेद 370 एक बी पॉइंट 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, और उसमें सेकंड प्रोविजन है, और ये बहुत आसान है। अगर आपने पहला पॉइंट पढ़ लिया तो दूसरा बहुत आसान है। पहले मैं पहले बोल देता हूं, फिर आपको कहना। पहले सुनिए, इसकी शुरुआत है अन्य सभी विषय। एक मिनट रुकिए, अन्य सभी विषय क्या मतलब है इसका? क्योंकि 370 एक बी और पॉइंट 1 में कौन से विषय थे? आयुति। अन्य सभी विषय, अन्य सभी विषय पर सदन कानून बना सकती है। इसका मतलब अन्य जो भी विषय यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है उनको जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए कानून बना सकती है। लेकिन लॉजिकली सोचिए, यह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अतिरिक्त विषय है, ये आयोग के दायरे से बाहर के विषय, तो ऐसे में केवल और केवल परामर्श से काम चल जाएगा, सहमति होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं, आर्टिकल 370 एक बी और पॉइंट 2 में क्या कहता है? ये कहता है, पहले सुनिएगा, सच अदर मैटर, अदर मैटर मतलब जो कहता है अन्य विषय, सच अदर मैटर इन द सेड लिस्ट विद द कॉन्करेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। तो दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक कॉन्करेंस और एक कंसल्टेशन। तो भैया अगर आपको IOA के बाहर के विषय तय करने हैं तो वो जो बाहर के विषय हैं, ऐसे में राज्य सरकार, राज्य सरकार का मतलब वहां का विधानमंडल, ऐसा हो तो वहां के विधानसभा से केवल और केवल परामर्श नहीं चलेगा, परामर्श के साथ साथ आपको सहमति भी प्रदान करनी होगी। तो लिख लीजिए, आपकी भाषा को आसान करने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा खींचता हूं। लिखिए एवं, यही से शुरुआत करेगा, एवं अन्य सभी विषय, अन्य सभी विषय, अन्य सभी विषय, ये आप लोगों को याद है, इसके लिए आपने उम्मीद कर लिखा, अन्य सभी विषय बैठ करके जो IOA के दायरे से बाहर के,
जो IOA के दायरे से बाहर के एवं अन्य सभी विषय जो IOA इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अधिनियम प्रपत्र जो IOA के दायरे से बाहर के ब्रैकेट क्लोज अन्य सभी विषय पर संसद कानून बना सकती है लेकिन संसद कानून बना सकती है लेकिन संसद कानून बना सकती है लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा से जम्मू कश्मीर विधानसभा से ये विधानसभा लिखा गया है जम्मू कश्मीर विधानसभा से क्या लिखना है कंसल्टेशन या कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर विधानसभा से सहमति अनिवार्य है सहमति अनिवार्य है सहमति अनिवार्य है ठीक है सहमति अनिवार्य है अब मैं आप लोगों को एक मिनट रुक रहा हूं अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों को बैठ करना है आप लोगों को आंसर करना है यहां पर आप लोगों से स्पष्ट उत्तर चाहिए मुझे एक बात बताइए भारत में सभी नागरिकों की आज 2000 अभी मान के चलते हैं कि आज हम लोग 4 अगस्त 2019 को आप जानते हैं सरकार इस तरीके से काम करती है पता तो है ना कि क्या होने वाला है बड़ा छुपा छुपा के काम करते हैं कितने सारे प्रयास चल रहे थे कि ये तो विशेष सत्र होने वाला है इसमें कोई क्या था नेशन वाला इलेक्शन आने वाला है कुछ कोई और बातें कर रहा है कोई क्या था टीम को बदलाव करने की प्रस्ताव पारित होगा इस तरीके की बातें कुछ करी जाती थी और वो इंट्रोडक्शन फाइनली एक आप पहले समझ आया उसमें भी पहला पहले ट्वीट कर दिया था ट्वीट करवा दिया था ये पहले प्रधानमंत्री भाषण नहीं है पूरी दुनिया को सुनाइए 2 घंटे बाद में खत्म होगा इंट्रोडक्शन तो मान लेते हैं आप सही मतलब आप सही आज 4 अगस्त 2019 है और आज 4 अगस्त 2019 है स्टूडेंट तो भारत के कई प्रकार के जो कानून हैं वो अगर कश्मीर में लागू करने हैं तो उसकी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के 2 महत्वपूर्ण शब्दों का एक उद्देश्य है एक उद्देश्य क्या है कंसल्टेशन और दूसरा क्या है कॉन्फ्रेंस तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मुझे स्पष्ट होना चाहिए मेरा क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में EWS का आरक्षण यानी कि 10% आरक्षण को लागू करना है क्या ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का विषय है कि नहीं अब स्पष्ट चाहिए नहीं है और इसको लागू करना है तो इसको अगर लागू करना है तो वहां की विधानसभा से केवल और केवल परामर्श चाहिए होगा सहमति चाहिए होगा सहमति चाहिए होगी वेरी गुड और 5 अगस्त 2019 को जब अमित शाह ने कानून बनाया था तब वहां पर विधानसभा तो थी नहीं क्योंकि वहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था तो इन्होंने क्या किया स्टूडेंट इन्होंने पहले 367 में संशोधन किया जो संविधान सभा थी उसको विधानसभा मान लिया जो विधानसभा थी उसको गवर्नर मान लिया और उसके थ्रू इन्होंने 370 को लागू करने की कोशिश की शायद इसी तरीके से हो भी सकता था तो ये काम किया गया क्यों अभी तो लॉजिकली पढ़ाई कर रहे हैं लॉजिकली आप सबने आंसर दिया है कि सर IOA के अतिरिक्त विषय हो तो उनको लागू बिल्कुल किया जा सकता है लेकिन उनको लागू करने से पहले वहां की विधानसभा से केवल परामर्श से काम नहीं चलेगा परामर्श के अतिरिक्त सहमति जरूरी है करेक्ट ऐसा होता है अब ये आर्टिकल 370 अब देखिए आर्टिकल 370 डी जब आंसर लिखोगे तो इतना सारा क्वेश्चन देखिए होती है एक डी और ये याद नहीं रहेगा मुझे नहीं लगता है बस 370 के खंड याद रखो जो पढ़ा और छोटा करूंगा आपके छोटा करूंगा इसी को तो ये 370 डी क्या कहता है मेरे को पता था कि आज हमने केवल 2 आर्टिकल लागू किए आर्टिकल 370 एक सी क्या कहता है सी बोलने की होती है उसका कोई मतलब नहीं क्योंकि आर्टिकल 370 क्लॉज 1 और क्लॉज सी कहता है कि पूरे जम्मू कश्मीर में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के केवल 2 आर्टिकल लागू आर्टिकल 1 और पूरा आर्टिकल 370 लेकिन उसको मतलब नहीं मेरे को पता था कि आज देखो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आर्टिकल्स लागू करने पड़ेंगे जम्मू कश्मीर में अगर सही मायने में अधिनियम प्रपत्र को लागू करना है अरे फॉरेन अफेयर्स वाइड डिफेंस वाइड विषय इनके छोटे-छोटे विषय सारे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रावधान लागू करने पड़ेंगे और अगर बार-बार प्रावधान लागू करेंगे तो बार-बार संविधान का संशोधन करना पड़ेगा और बार-बार संविधान का संशोधन तो पूरी तरीके से लॉजिकल नहीं प्रैक्टिकल नहीं तो यहां तो लोग क्या पाएगा 370 डी कौन सा पॉइंट लागू 370 डी कहता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अतिरिक्त विषय भी जम्मू कश्मीर में लागू हो सकते हैं और उन्हें लागू करने के लिए या भारतीय संविधान के अतिरिक्त विषय भी जम्मू कश्मीर में लागू हो सकते हैं और उन्हें लागू करने के लिए अलग से संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करनी होती है काम कैसे चलेगा काम कैसे चलेगा राष्ट्रपति के ऑर्डर से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से और इसी का कभी अमित शाह ने 370 को चेंज किया 370 संशोधन करवाया लेकिन 370 डी कहता है लेकिन संविधान के अन्य प्रावधान थोड़ा कंफ्यूज ना हो इसलिए लिखो भारतीय संविधान के अन्य प्रावधान भारतीय संविधान के अन्य प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू किए जा सकते हैं जम्मू कश्मीर पर लागू किए जा सकते हैं जम्मू कश्मीर पर लागू किए जा सकते हैं एक राष्ट्रपति आदेश के बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद एक राष्ट्रपति आदेश के बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद जिसकी निम्नलिखित 2 शर्तें होंगी जिसकी निम्नलिखित 2 शर्तें होंगी मेरे को देखिए मेरे पूरा मोटा किया सामने होगा निम्नलिखित 2 शर्तें होंगी याद है पिछली क्लास में एक शब्द पढ़ा था प्रोविजो तो 370 डी की 2 शर्तें हैं 2 प्रोविजो पहला क्या कहता है पहले ध्यान से सुनो मैं कभी क्लास में बैठ लेके आता हूं मैं जरूरत नहीं पड़ती रखी लेकिन क्योंकि मैं कंप्यूटर ओपन करना चाहता हूं क्लास में ये तो एक क्लास के शब्द है ताकि आप समझ जाए क्लास के बाद में लेकर आपको पूरी बात समझ आनी चाहिए तो मैं आपको समझाऊं एक स्टेटमेंट सुनिए 370 डी में एक आता है कि राष्ट्रपति भारत के अन्य संविधान के प्रावधानों को जम्मू कश्मीर पर लागू कर सकते हैं और उनके लिए संविधान संशोधन लाने की बात नहीं वो किसके माध्यम से जाएगा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर और ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 372 लिखे थे ये समझो तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाएगा लेकिन 2 शर्तें फॉलो करनी होंगी पहली शर्त क्या है लिखा हुआ है प्रोवाइडेड मतलब शर्त that no such order which relate to the matter specified in the instrument of taxation of the state referred to in paragraph 1 can be issued except in consultation जो मैटर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से संबंधित है उससे रिलेटेड अगर संविधान का नियम लागू करना है तो ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर की विधानसभा से परामर्श करना अनिवार्य है और दूसरी शर्त भी बताऊंगा कि आप तुरंत समझ जाएंगे दूसरी शर्त क्या होगी वह विषय जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाहर के विषय है उनको अगर लागू करना है तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा से सहमति प्राप्त करना अति अनिवार्य है स्टूडेंट आर्टिकल 371 ये कहता है कि भारत के संविधान के अन्य मापदंड भी लागू किए जा सकते हैं कहां लागू किए जा सकते हैं जम्मू कश्मीर में लेकिन लागू करने की 2 शर्तें पहले मुझे लिख लीजिए फिर आपको लिखना 2 शर्तें पहली शर्त क्या है नंबर 1 यदि वह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के विषय हो अगर वह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से संबंधित विषय होंगे तो कौन सा शब्द लगेगा कौन सा शब्द लगेगा कंसल्टेशन यानी कि परामर्श और अगर IOA से अतिरिक्त विषय होंगे IOA से एक्स्ट्रा विषय होंगे तो कौन सा शब्द लागू होगा स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस तो ये 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं और इन्हीं 2 महत्वपूर्ण शब्दों का यूज करते हुए स्टूडेंट आर्टिकल 370 को संबंधित रूप में समझा जा सकता है पढ़ा जा सकता है आर्टिकल 370 एक डी कहता है कि भारत के संविधान के बाकी सारे आर्टिकल्स भी लागू हो सकते हैं फंडामेंटल राइट भी लागू हो सकता है बाकी सारे कानून लागू हो सकते हैं लेकिन अगर प्रावधान IOA से संबंधित है मान लीजिए डिफेंस वाली बात है संपर्क वाली बात है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं जम्मू
और अगर इसके अतिरिक्त फंडामेंटल राइट को आरक्षण हो, हाईकोर्ट के नियम हो, सुप्रीम कोर्ट के नियम हो, अगर वो लागू करने जम्मू कश्मीर में जो कि भारतीय संविधान के नियम है लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन का हिस्सा नहीं है, तो उसको लागू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉन्करेंस। देखिए भारतीय संविधान के पहला पॉइंट, ठीक है, भारतीय संविधान किसी का यहां पे फिर से बोल रहा हूं, भारतीय संविधान के वह प्रावधान, भारतीय संविधान के वह प्रावधान जो आईओए से संबंधित होंगे, जो आईओए से संबंधित होंगे, जो आईओए से संबंधित होंगे, आईओए से संबंधित होंगे, उनके लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा से, उनके लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा से, उनके लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा से, उनके लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा से क्या कहते हैं? परामर्श अनिवार्य है, परामर्श अनिवार्य है, परामर्श अनिवार्य है। और लाइन चेंज करके लिखा है, लाइन चेंज करके लिखो, एवं भारतीय संविधान के प्रावधान, एवं यहां पर अलग है, एवं भारतीय संविधान के वह प्रावधान जो आईओए के दायरे से बाहर है, जो आईओए के दायरे से बाहर है, जो आईओए के दायरे से बाहर है, तो आईओए के दायरे से बाहर है, उन्हें लागू करने हेतु, उन्हें लागू करने हेतु, उन्हें लागू करने हेतु, उन्हें लागू करने हेतु, उन्हें लागू करने हेतु जम्मू कश्मीर विधानसभा से, जम्मू कश्मीर विधानसभा से तो क्या कहेंगे? सहमति लेना अनिवार्य है, सहमति लेना अनिवार्य है, सहमति लेना अनिवार्य है, सहमति लेना अनिवार्य है। दोनों बात क्या है? जो पहले लिखा और लिखा है, दोनों बात ये है कि वहां पर केवल इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन के विषय की चर्चा होती है, यहां संविधान को लागू करने के विषय की चर्चा होती है। आपको नहीं लगता सुनो, ये जो आपके दो पॉइंट आपने लिखे, इसी के चलते आज भारत के संविधान के लगभग 260 आर्टिकल जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। सुनो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पिछले 70 सालों में, पिछले 70 आप लोग नहीं समझ के चलते, तो पिछले 70 सालों में स्टूडेंट जम्मू कश्मीर से भारत की संसद ने लगातार परामर्श किया, आयोग ने लगातार परामर्श किया और लगातार सहमति उत्पन्न की होगी। जब परामर्श से सहमति उत्पन्न करते हुए लगभग पूरा संविधान लागू हो गया है जम्मू कश्मीर में, तब 370 हटाने की जरूरत क्या? तब 370 हटाने की जरूरत क्या? भाई वो टेम्परेरी प्रावधान था, लेकिन धीरे धीरे करके वो परमानेंट होता चला गया। और सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट, 370 समय के साथ अपनी उपयोगिता होता चला जा रहा था, लेकिन मैंने पहले कहा राजनीति केवल केवल उपयोगिताओं के आधार पर कार्य करती है, राजनीति में नरेटिव भी सेट करना पड़ता है। दुनिया को दिखाना नहीं पड़ता है कि राष्ट्रीय एकीकरण कितना अनिवार्य विषय, तो एकीकरण करने के लिए 370 को हटाया गया, डिलीट किया गया, बंद किया गया, जो भी विषय के प्रावधान थे वह ध्वस्त कर दिए गए, नष्ट कर दिए गए। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जो भी आपने आखिर में लिखा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन के अतिरिक्त वाले विषय संविधान के प्रावधान हो, उनको लागू करने के लिए विधानसभा से क्या चाहिए? सहमति चाहिए। एक बात बताइए, आज पूरा संविधान लागू हो गया जम्मू कश्मीर में, तो संविधान का पूरा लागू करना जम्मू कश्मीर में, तो क्या इसके लिए दिल्ली को रोका जा सकता है? आंसर नहीं रोका जा सकता। लिखा है प्रावधान कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान लागू हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन शब्द क्या है? एक प्रोविजन क्या है? शब्द यह है कि अगर बाकी प्रावधान लागू करने हैं जो आईओए के अतिरिक्त वाले विषय हो, तो उनके विषय के लिए वहां की विधानसभा से परामर्श करना अनिवार्य है। अब दिक्कत यह है, 2019 में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, वहां पर प्रेसिडेंट का रूल, आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में पहले गवर्नर का रूल लगता है, बाद में प्रेसिडेंट रूल लगता है। आपको व्यवस्था मान्य कर दी गई क्योंकि आप वही करोगे, लेकिन पहले वहां गवर्नर रूल था, फिर प्रेसिडेंट रूल रहा, और प्रेसिडेंट रूल के दौरान ही आर्टिकल 367 और 370 का प्रयोग करते हुए ये जो पॉइंट है ये रद्द किया गया, लेकिन इसमें ना तो कंसल्टेशन किया गया और ना ही कॉन्फ्रेंस शब्द स्थापित हुआ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट चला। प्रथम दृष्टया मैं यहां पर अपने निर्णय पालन नहीं कर रहा हूं, आपको मुझे इसमें सरकार को समझिएगा। प्रथम दृष्टया बीजेपी ने 5 अगस्त 2019 को बिना परामर्श किए, बिना सहमति स्थापित किए भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया, 370 में खटाखट की पूर्णतः लागू कर दिया। क्या वो अनैतिक था या अनैतिक नहीं है, या है, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, लेकिन प्रथम दृष्टया ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के सभी प्रावधान लागू करने हैं जम्मू कश्मीर में, तो उन्होंने एक शब्द की बहुत बड़ी उपयोगिता, कौन सा शब्द है? कॉन्करेंस। तो क्या उन्होंने विधानसभा की सारी शक्ति गवर्नर के सामने मान सकता हूं या नहीं मान सकता हूं, उसका उजागर करना है। आखिरी पॉइंट सुनो, 370 का आखिरी आर्टिकल, आर्टिकल 373, आर्टिकल 373, आखिरी आर्टिकल 373। देखिए पहले लीजिए, तुरंत समझ जाएगा। राष्ट्रपति एक आदेश के माध्यम से, 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 एक आदेश के माध्यम से मतलब कौन सा आदेश? कौन सा आदेश? प्रेसिडेंट चलो, वेरी गुड। राष्ट्रपति एक आदेश के माध्यम से, राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से संपूर्ण आर्टिकल 370 को, संपूर्ण आर्टिकल 370 को, संपूर्ण आर्टिकल 370 को निष्क्रिय घोषित कर सकते हैं, निष्क्रिय घोषित कर सकते हैं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, आपने मुझे प्रश्न है, देखिए मैं जानबूझ के स्टूडेंट से प्रश्न इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है मोनोलॉग में कि मैं एक दफा बोल के चला जाऊं, फिर चला जाऊं क्लास। मुझे रेस्पेक्टेड स्टूडेंट ज्यादा पसंद है, इससे आपके सोच समझने के कार्य करते हैं। निष्क्रिय शब्द लिखा है, एक मिनट रुकिए, आप एक्चुअली आर्टिकल 370 को निष्क्रिय करेंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन को, क्योंकि जम्मू कश्मीर का चुनाव भारतीय संविधान के साथ जो है वो आईओए के माध्यम से, और आईओए को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा आर्टिकल बनाया भारतीय संविधान में? 370, जो कि टेम्परेरी है। अब अगर आप 370 को ही हस्त कर रहे हैं, देखो आर्टिकल 370 3 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 370 3 में लिखा हुआ है कि 370 को भंग किया जा सकता है। इसका मतलब जिस 370 को टेम्परेरी कर रहे हो, और अगर इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन को निष्क्रिय करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? केवल सरकार की जरूरत पड़ेगी या संविधान सभा की जरूरत पड़ेगी? बोलिए, संविधान सभा की जरूरत पड़ेगी, जो कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने प्रदर्शित किया होगा। लेकिन दिक्कत यह है, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा तो 26 जनवरी 1957 को भंग हो गई थी। 26 जनवरी 1957 के बाद संविधान सभा थी नहीं, तो संविधान सभा थी नहीं। इसका मतलब है कि संविधान सभा की जो भी शक्तियां हैं या तो सरकार के सामने होंगी या विधानसभा के सामने होंगी या इसके अतिरिक्त है। और बीजेपी ने इसी आर्टिकल का सहारा लिया, क्योंकि संविधान सभा थी, विधानसभा काम कर रही थी, राष्ट्रपति का शासन था और राष्ट्रपति शासन गवर्नर के माध्यम से कर रहे थे, तो गवर्नर को सारी शक्ति सौंपी और 370 को भंग कर दिया। इसमें आर्टिकल 370 3 का प्रयोग करते हुए ही भंग किया गया, और ये बेसिकली कानून की कमजोरी है। अब इस पर आर्गुमेंट आपके साथ शेयर करूंगा। सिंपल क्वेश्चन बता दे,
गोपाल सुब्रमण्यम, मेनका गुरुस्वामी, राजीव धवन, ये 5 वकील एक तरफ थे जो कि याचिकाकर्ता के वकील थे 370 के हटाने के विरोध में थे, तो दूसरी तरफ सरकार के थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और हमारे अटॉर्नी जनरल वेंकट इन दोनों का मानना था कि नहीं 370 टेम्पररी था, और क्योंकि वहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बन नहीं सकती अब, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तभी बनेगी पूरा का पूरा संविधान क्या होगा, भंग होगा, ये तो हो नहीं सकता था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सारी बात लेजिस्लेटिव असेंबली के हाथ में थी। और आप अच्छे से जानते हो राष्ट्रपति शासन के दौरान लेजिस्लेटिव असेंबली की सारी बात किसके हाथ में आ जाती है, राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है, और 357 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी अधिकारी को प्राधिकार दे सकता है, और यहाँ अधिकारी कौन था, गवर्नर था। तो उन्होंने 370 की कमजोरियों का इस्तेमाल करके 370 को निष्कासित कर दिया। तो स्टूडेंट ये जो आपने निष्क्रिय शब्द लिखा है ये बेसिकली 370 की निष्क्रियता का विषय नहीं है, ये IOA की निष्क्रियता का विषय, और इसलिए यहाँ विधानसभा से काम नहीं चलेगा, यहाँ किसको बनाना पड़ेगा, विधानसभा क्यों किसको बनाना पड़ेगा, तब विधानसभा एक बार बताइए क्या करेगा, एक मिनट दिखाइए मैं जरा स्टेटमेंट कंप्लीट करूं। राष्ट्रपति एक आदेश के माध्यम से संपूर्ण आर्टिकल 370 को निष्क्रिय कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले जम्मू कश्मीर राज्य की यानी विधानसभा है संविधान सभा, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा से सिफारिश प्राप्त करना अनिवार्य है, सिफारिश मतलब लिखा हुआ है। देखिए हम एक अंग्रेजी का सेंटेंस पढ़ा, मुझे सुन लीजिए। प्रेसिडेंट मे बाय पब्लिक नोटिफिकेशन यानी प्रेसिडेंट ऑर्डर डिक्लेयर दिस आर्टिकल 30 to be operative, यानी आर्टिकल लागू नहीं होगा, आगे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज नेसेसरी, रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज नेसेसरी में अनिवार्य है, अति आवश्यक है। तो ये स्टूडेंट 370 का विषय है, ये 370 का विषय है जो इंट्रोड्यूस किया गया। अब हम लोग काम करते हैं जो 5 अगस्त 2019 को किया गया उसके क्या मायने हैं और कैसे किया गया, 370 कैसे हटाया गया, किस तरीके से चेंज किया गया, उन सब का समझ मूल्यांकन। तो एक हेडलाइन दे दीजिए, मूल्यांकन बोलो। एक मिनट वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इन्होंने पीआर के में पूछ रहे हैं कि सर 370 में संविधान सभा का जिक्र किया गया है, तो सर क्या भारत के संविधान निर्माताओं को क्या ये पूरा अंदाजा था कि वहां संविधान सभा अनंत काल तक चलती रहेगी? नहीं, भारत के संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता थी, वो जानते थे कि आज नहीं तो कल संविधान सभा भंग हो जाएगी, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, और जिस दिन संविधान सभा भंग हो जाएगी उस दिन 370 टेम्पररी ना होते हुए परमानेंट हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन। ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पक्को डाली गई, लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों डाली गई? क्योंकि भारत के देखिए जो 370 है ना, 370 को तैयार करने अय्यर, मैं तो पहला नाम बोल रहा हूं, अय्यर का पता होगा, अय्यर जानते थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो 3-4 साल के काम करती है, संविधान बना काम करता, लेकिन जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भंग हो जाएगी उस दिन वहां पर 370 को हटाना लगभग असंभव हो जाएगा, तो 370 टेम्पररी ना होते हुए परमानेंट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के शासकों को विश्वास रहेगा कि बाकी संविधान मुकम्मल नहीं करेगा, इसलिए वो भारत के साथ जुड़े रहेंगे। इनको क्या पता था कि आगे चलकर आने वाले। वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए आपके क्वेश्चन इसी का प्रयोग करें, फिर मूल्यांकन करें। आपने अब तक क्या क्या समझा, सबसे पहले संक्षेप में इकट्ठी करते हैं। आपने क्लास में आज शुरुआत में टॉपिक पढ़ना चालू किया तो मैंने आप लोगों को ये बताया स्टूडेंट कि भारत में जब भारत आजाद हुआ था तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 की कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन वो टेम्पररी था। और आर्टिकल 395 जब भारतीय संविधान बना तो उसने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को निष्कासित कर दिया, और 395 के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को निष्कासित कर दिया। लेकिन दिक्कत थी, बहुत सारे कानून पहले से चल रहे थे, उनको कैसे भंग करें? तो उनको भंग करने की प्रक्रिया और प्रतिक्रिया आर्टिकल 367 और आर्टिकल 372 में डाली गई। जब संविधान सभा चर्चा में आ ही चुकी थी, इसी दौरान बड़ा घटना क्रम कश्मीर पर आक्रमण हो गया फ्रिजियों के दौरान, तब फिर महाराजा हरि सिंह ने आनंद माउंटबेटन के साथ हस्ताक्षर करवाए और कश्मीर का जुड़ाव भारत के साथ हो सके इसके लिए प्रबंध साइन किया गया। इसकी 3 विषय वस्तु थी। इन तीनों विषय वस्तु में अगर कोई कानून बनाना हो या संशोधन करना हो भारतीय संविधान में, तब तो केवल और केवल वहां की विधानसभा से केवल परामर्श की जरूरत है, लेकिन उसके अतिरिक्त अगर कोई बदलाव करना हो तो कोई परामर्श से काम नहीं चलेगा, परामर्श के साथ साथ सहमति की जरूरत पड़ेगी। अब आज 370 का प्रारूप नहीं है, वो जिस तरीके से अलग हुआ और उसके क्या क्या मायने हैं उन सबका मूल्यांकन करते हैं, और अब तक आपने जो पढ़ा है उन सबके कुछ तथ्य समझते हैं जो आप आंसर में लिख सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट लिखिए, पहला पॉइंट, पहले आपको पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट आपने अब तक जो पढ़ा है, आप लोग कैसे सीसी पढ़ कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, आप थोड़ा सा कुछ सरल बनाते हैं। पहला पॉइंट लिखिए, अनुच्छेद 370 भारत के राष्ट्रपति को ये पूर्ण शक्ति प्रदान करता है, भारत के राष्ट्रपति को ये पूर्ण शक्ति प्रदान करता है, भारत के राष्ट्रपति को ये पूर्ण शक्ति प्रदान करता है, भारत के राष्ट्रपति को ये पूर्ण शक्ति प्रदान करता है कि 370 के अंतर्गत आने वाले विषयों में, 370 के अंतर्गत आने वाले विषयों में संशोधन किया जा सके, परिवर्तन किया जा सके, परिवर्तन किया जा सके या अधिमिलन प्रपत्र के इतर अतिरिक्त लीजिए, या अधिमिलन प्रपत्र के अतिरिक्त विषय वस्तु भी निर्धारित की जा सकती है, लेकिन अब यहां से बोल रहा हूं वाली बात है, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा का परामर्श एवं पूर्ण सहमति अनिवार्य है, पूर्ण सहमति अनिवार्य है। जो 5 अगस्त 2019 को निर्धारित नहीं की गई, ये लिखने वाली पॉइंट है, मतलब ये लिखने वाले एग्जाम में बोर्ड में लिखना लिखो, जो 5 अगस्त 2019 को निर्धारित नहीं किया गया, 5 अगस्त 2019 को निर्धारित नहीं किया गया, 5 अगस्त 2019 को निर्धारित नहीं किया गया। क्लियर स्टूडेंट? मिलकर देखिए स्टूडेंट, देखिए 2 मिनट पेन से ड्रॉप कर दीजिए। ये जो आर्टिकल 370 है स्टूडेंट, 370 स्टूडेंट पॉइंट देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 370 स्टूडेंट अमेंडमेंट की इजाजत देता है, अमेंडमेंट मतलब संशोधन
सदन संशोधन कर सकती है आईओए के विषयों पर। सदन ये पूरी ताकत रखती है कि भारतीय संविधान के बाकी उपखंड भी लागू हो सके पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर पर, बट उन्हें लागू करने के पहले ऑटोमेटिक अमेंडमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। ऑटोमेटिक अमेंडमेंट लागू हो सकता है मध्य प्रदेश पर, लागू हो सकता है उत्तर प्रदेश पर, लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी जो पहचान की जाना जाता था उसकी एक सीमित संपर्कता थी और भारत के बहुत सारे कानून वहां पर लागू नहीं होते थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कह सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में स्टूडेंट मैं अच्छा पॉइंट कर रहा हूं, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसमें ऑटोमेटिक अमेंडमेंट की कोई जगह नहीं थी। उसमें ऑटोमेटिक अमेंडमेंट की कोई जगह नहीं थी। अपने हिसाब से संशोधन करने सदन ये नहीं होगा। सदन संशोधन कर सकती है, लेकिन सदन को संशोधन करते वक्त कुछ शर्तों का फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे पहली और आखिरी शर्त एक ही है, जो भी संशोधन करना हो, जम्मू कश्मीर पर लागू करना हो, आयोग के विषय के अतिरिक्त प्रभाव डालने हो, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा से दो चीजें अनिवार्य है। अगर वह केवल आयोग के विषय, केवल आईओए के विषय, तो क्या चाहिए? परामर्श। और आईओए के अतिरिक्त विषय तो क्या चाहिए? सहमति। ये दोनों विषय लागू नहीं किए गए 5 अगस्त 2019। तो इसलिए स्टूडेंट आपका सिंपल राजनेता भी है, बड़े जगह वकील भी, तो उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि ये सीधा सीधा बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है। क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में फेडरलिज्म, आप जानते हैं फेडरलिज्म संघवाद भारत में एक विशेष प्रकार का संघीय चरित्र है, जिसके अंतर्गत पूरे जम्मू कश्मीर विशेष पहचान रखता है। और एक चीज याद रखिए, जो जुड़ाव उत्तर प्रदेश का भारत के साथ है, वो जुड़ाव जम्मू कश्मीर का नहीं है भारत के साथ। जम्मू कश्मीर भारत की एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का एग्जांपल है। जम्मू कश्मीर भारत के एक असंतुलित संघीयवादी चरित्र का एक उदाहरण है। और ऐसी स्थिति में स्टूडेंट अमेंडमेंट ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए, अमेंडमेंट कंडीशनल होना चाहिए। तो मेरा एक तर्क है स्टूडेंट, जितना मेरा नॉलेज है इस बयान को पढ़ते हुए, मेरा नॉलेज वही है जो बड़ी किताबों में पढ़े, अध्ययनों में अखबार में एक्सप्रेस में आया है। उनके अनुसार ये सिंगल पेज का डॉक्यूमेंट है 370 का, इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन अमेंडमेंट कंडीशनल होना चाहिए। और कंडीशन किसकी? कंडीशन है विधानसभा की अनिवार्यता होनी चाहिए, विधानसभा का परामर्श होना चाहिए, विधानसभा की सहमति होनी चाहिए, तब जाकर संशोधन लागू होगी। आप भारत के पूरे संविधान को लागू कर लीजिए, जम्मू कश्मीर में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लागू करने से पहले वहां की विधानसभा के परामर्श और सहमति की अनिवार्यता है, जो कि प्रभावी से 5 अगस्त 2019 को तय की गई। इसलिए स्टूडेंट 370 का अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन अमेंडमेंट कंडीशनल होगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा। ऑटोमेटिक का मतलब है पार्लियामेंट खुद तय करे, कंडीशन का मतलब है करेगी तय पार्लियामेंट, लेकिन हरी झंडी कहां से मिलेगी? जम्मू कश्मीर की विधानसभा से। तो एक उत्तर लिख लीजिए जो कि एग्जाम में लिखने योग्य एक अच्छा स्टेटमेंट है। लिखिए, लिखिएगा, लिखिएगा। भारतीय संविधान के सभी प्रारूपों को, भारतीय संविधान के सभी प्रारूपों को या प्रावधानों को जम्मू कश्मीर में लागू किया जा सकता था। जम्मू कश्मीर में लागू किया जा सकता था, जम्मू कश्मीर में लागू किया जा सकता था, लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा का परामर्श एवं सहमति अनिवार्य विषय है। परामर्श एवं सहमति अनिवार्य विषय है, अनिवार्य विषय। क्लियर है? ये पहला बिंदु, इस अनिवार्यता को फॉलो नहीं किया गया और यही बात सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के रूप में देखने को मिल रही है। यही आर्गुमेंट प्रस्तुत किया गया उन लोगों के द्वारा 370 को हटाने के पक्ष में नहीं थे। दूसरा पॉइंट सुन, पहले सुनिए, दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बोर्ड पे लिखाऊंगा, बोर्ड पे लिखाऊंगा, फिर मैं आपको डिक्टेट करूंगा। देखिए स्टूडेंट, 370 ने जो सबसे ज्यादा यूज किया है भारत सरकार ने, वो किया है आर्टिकल 370(1)(b) और उसका कंडीशन नंबर 2। और ये कहता क्या है? अभी आप लोगों ने लिखा है, ये साफ-साफ कहता क्या है कि एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से, एक राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से, भारतीय संविधान के हर वह खंड जो कि आईओए से संबंधित नहीं है, उनको भी जम्मू कश्मीर में लागू किया जा सकता है। और लागू हुए भी हैं स्टूडेंट। विगत 70 वर्षों में आज बहुत सारे प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू हो गए स्टूडेंट। कुछ लागू नहीं होते हैं, कुछ लागू हुए हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों अपनी जगह सही है। मैं कुछ एग्जांपल बोल रहा हूं, फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बीजेपी ने 370 हटाया क्यों स्टूडेंट? पहली बात ये है, उनका श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ड्रीम था, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि भाजपा और जनसंघ के एक प्रेरक कहे जाते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमेशा इस सेंटेंस कहते थे, एक देश एक निशान एक विधान। देश एक ही है तो संविधान अलग-अलग क्यों? आप जानते हैं जम्मू कश्मीर का कोई झंडा नहीं था, तो ये सब नहीं चलेगा। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे 50 के दशक में, वो अभी जाके वर्तमान सरकार ने पूरा किया। तो एक तरीके से बीजेपी का आर्गुमेंट मैं एक्सेप्ट करता हूं, आपको शायद पता होना चाहिए। भारतीय संविधान के बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते हैं आज, और बहुत सारे लागू हो चुके हैं। यद्यपि आयोग में केवल 3 विषय थे, उसके बावजूद भी लागू हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर आर्टिकल 22 पूर्णतः लागू नहीं होता जम्मू कश्मीर। आर्टिकल 22 क्या कहता है? ये लिखो, मोबाइल सुन लो। आर्टिकल 22 कहता है निवारक नजरबंदी, प्रिवेंटिव डिटेंशन। और निवारक नजरबंदी के संबंध में पार्लियामेंट का काम नहीं चलता है, निवारक नजरबंदी के संबंध में स्टूडेंट जम्मू कश्मीर का काम चलता है। तो जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट आर्टिकल 22 लागू नहीं होता पूर्णतः, इसलिए बीजेपी कहती थी कि हम उसे लागू करवाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जम्मू कश्मीर में फंडामेंटल राइट्स पूर्णतः लागू नहीं हो पाते थे। फंडामेंटल राइट्स कुछ ऐसे प्रावधान थे जो लागू नहीं होते थे, उदाहरण के तौर पर आरक्षण की सुविधा लागू नहीं होती थी, इसलिए बीजेपी ने कहा कि हम लागू करवाएंगे, वो सही है। एक और विषय स्टूडेंट, जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट संपत्ति के क्रय विक्रय का अधिकार नहीं था अगर कोई जम्मू कश्मीर के बाहर का मूल निवासी है तो। वो अधिकार आपको मिल चुका है, क्योंकि अब 370 में किया जा चुका है। तो बीजेपी का आर्गुमेंट था एक देश एक निशान और एक विधान होगा तो नहीं चलने चाहिए। तो बीजेपी ने सही काम किया है, आर्टिकल 370(1)(b) के अंतर्गत पूरे संविधान को वहां पर लागू कर दिया। ये बीजेपी की प्रशंसा और उसको वोट भी मिलेंगे, लेकिन एक ही गड़बड़ करी है, उन्होंने संविधान की जो प्रोसेस होती है वो फॉलो नहीं करी। और स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ फॉलोइंग प्रोसेसेस ऐसे तो हम अपने तरीके से व्याख्या कर सकता है। क्या उन्होंने कदम गलत उठाया? कदम बिल्कुल गलत नहीं है। 370 का एकीकरण अनिवार्य है, वो भी तब जब चीन और पाकिस्तान हमारी ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर लगातार खड़े थे। इसमें जरूरी था स्टूडेंट काम करना, लेकिन अगर किसी प्रोसेस के साथ किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। अब अगर बीजेपी को ये लगता कि महबूबा मुफ्ती, क्योंकि सीएम पे 1-2 दिन बन सकते थे, क्योंकि वही प्रभाव कर लेता है, महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला या फिर कोई और पॉलिटिकल पार्टी बनता, तो वो कभी बीजेपी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं होने देते कि पूरा संविधान लागू किया जाए। तो इसलिए बीजेपी ने क्या किया? इन्होंने प्रेसिडेंट रूल का दुरुपयोग करते हुए स्टूडेंट को दिया 370 को अलग कर दिया और पूरा एकीकरण कर दिया। एकीकरण सही किया, एकीकरण की प्रक्रिया पर डाउट है। समझ रहे हैं आपको? एकीकरण सही किया है, एकीकरण बिल्कुल सही किया है, जरूरी था, अनिवार्य था। एकीकरण की प्रक्रिया पर डाउट है और बीजेपी ये कहती है कि पूरा संविधान लागू नहीं होता है। तो सर पिछले 70 सालों में 2 आर्टिकल की जगह 260 आर्टिकल लागू हुए थे। थोड़ा विवाद करने चल लागू करवा देते। धीरे-धीरे करके पूरा संविधान लागू हो नहीं रहा था, इतनी जल्दबाजी क्या थी, सरकार बनने देते, उसके बाद कॉन्फ्रेंस करते और हटा देते 370। हां, ये जरूर डिबेट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना हो पाने के कारण 370 को स्थायी चरित्र लिया था, तो उसका भी तोड़ था। उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एफिडेविट दायर कर सकते थे, यहां 370 हटाना है, बताइए क्या प्रक्रिया होगी। लेकिन राजनीतिक कारणों के चलते उनका उद्देश्य सही था, उद्देश्य का जो मार्ग चुना गया वो गलत था। तो इसलिए स्टूडेंट 370(1)(b)(2) एक अनिवार्य विषय बीजेपी ने किया गया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का प्रयोग किया। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 में आया था, उसको रिप्लेस करके 2019 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ गया और पूरा का पूरा संविधान लागू करवा दिया गया जम्मू कश्मीर पर।
तो स्टूडेंट मेरा आर्गुमेंट ये है कि विगत 17 सालों में भारत के बहुत सारे कानून, भारतीय संसद के द्वारा बनाए गए बहुत सारे कानून धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट होना चालू हो गए जम्मू कश्मीर में। अगर थोड़ा आर्गुमेंट कर लेते, नई सरकार बन जाती और नई सरकार बनने के बाद अगर उनके परामर्श के साथ और उनकी सहमति के साथ कार्य होते तो मैटर सुप्रीम कोर्ट का नहीं था और शायद अंतर्राष्ट्रीय विषय नहीं। तो इसलिए स्टूडेंट इस विषय पर डाउट है सभी के साथ चेंज होना चाहिए। देखिए आपको एक पॉइंट, देखिए ये जो नंबर 370 एक भी पॉइंट 2 अनुच्छेद 370 का ही प्रयोग करते हुए, अनुच्छेद 370 का ही प्रयोग करते हुए, अनुच्छेद 370 का ही प्रयोग करते हुए अनेकों बार 370 का ही प्रयोग करते हुए अनेकों बार राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से जम्मू कश्मीर में संसदीय कानून एवं भारतीय संविधान के उपखंड लागू हो रहे थे जिन्हें निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। और ब्रैकेट में जरूरी पॉइंट लिखना आपको, जिन्हें निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है और ब्रैकेट में जरूरी पॉइंट लिखना। ये सभी उदाहरण आईओए के अतिरिक्त विषय, क्या मतलब है? पिछले 17 सालों में बहुत सारे विषय जम्मू कश्मीर में लागू हुए हैं जो कि आईओए के विषय के अंतर्गत नहीं, उसके बाहर के विषय। इसका मतलब क्या है? जम्मू कश्मीर की विधानसभा से क्या लिया गया होगा? सहमति नहीं होगी। तो जो व्यवस्था सहमति के माध्यम से बन सकती है उसको आपने बैकवर्ड इंटीग्रेटेड क्यों स्थापित कर दिया? मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं स्टूडेंट, जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के समय नहीं था, लेकिन 2019 के समय भारत की संसद के कानून या भारतीय संविधान के प्रावधान जम्मू कश्मीर को बकायदा लागू हो रहे थे, जो कि आईओए के विषय नहीं थे। जैसे कि अगर आप उदाहरण देना चाहते हैं जरूर लिखिए, जैसे कि नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट का न्याय क्षेत्र, सुप्रीम कोर्ट जो है स्टूडेंट उसका न्याय क्षेत्र जम्मू कश्मीर में लागू होता है। और मैं आपको केवल एक चीज में करता हूं, लिखिएगा केवल आंसर करिए। ये आईओए का विषय नहीं है, अतिरिक्त है, तो इसमें परामर्श नहीं किया गया हुआ, इसमें सहमति नहीं हुई। नंबर 2 स्टूडेंट इलेक्शन कमीशन की शक्ति या ये आईओए का विषय है नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू होता है। क्यों होता है? क्योंकि सहमति नहीं होगी, सहमति से शक्ति है। तीसरा विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी कॉन्करेंट लिस्ट जम्मू कश्मीर में लागू होती है। सम्मति सूची, पूरी की पूरी सम्मति सूची लागू होती है स्टूडेंट जम्मू कश्मीर पर। और ये 2019 से पहले की प्रक्रिया है, आपको इन सब चीजों का मतलब नहीं है कि हम पूरा संविधान लागू करते हैं, लेकिन इन चीजों का जानना जरूरी है। कॉन्करेंट लिस्ट, अब आप मुझे बताइए पूरी की पूरी कॉन्करेंट लिस्ट ये केवल और केवल चुनिंदा आईओए का विषय है, उसके अतिरिक्त है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आईओए के अतिरिक्त विषय भी धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में लागू हो रहे थे और उनके लिए हमें 370 को हल करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जरूरत क्या थी? 370 को हटाना। ये विषय थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। नंबर 352 इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की घोषणा, आपातकाल की घोषणा, ये स्टूडेंट लागू हुआ है। और इन चारों का कॉमन क्या है स्टूडेंट? मैं आपसे लॉजिकली पूछ रहा हूं, चारों का कॉमन क्या है? इन चारों का कॉमन क्या? कॉन्करेंट शब्द इंपॉर्टेंट है, कंसल्टेशन, कॉन्करेंस, क्योंकि ये किसके विषय है? आईओए के अतिरिक्त विषय, ये सब लागू किया गया। कुछ विषय हैं जो लागू नहीं होते हैं, जिनको लागू करना जरूरी था, जबकि मान लीजिए समय के साथ बदलते लागू। उदाहरण के तौर पर जम्मू कश्मीर में डीपीएस लागू नहीं होता है, लेकिन चलिए जम्मू कश्मीर में डीपीएस लागू नहीं होता है। आपको व्यवस्था चेंज हो गई। आप ये समझिए कि आप 2019 में अब अमित शाह ने कोई काम नहीं किया है, जम्मू कश्मीर में डीपीएस लागू नहीं होता था, अब बीजेपी इसी का सब काम किया। तो ये मुझे आप जानते हैं भारत की लोक नीतियों में डीपीएस का बहुत बड़ा योगदान है। तो भारत सरकार का आर्गुमेंट था क्योंकि वहां डीपीएस लागू होता नहीं तो बड़े पैमाने पर बनरेगा जैसे कार्यक्रम हुए या फिर बड़े जो प्रभावशाली कार्यक्रम हुए वो लागू नहीं हो पाते थे। तो इनको दूर करने के लिए हमको 370 हटाना पड़ा। तो कपिल सिब्बल का आर्गुमेंट था कि सर आप ऑलरेडी 370 के ही अंतर्गत आपने भारतीय संविधान 80% लागू कर दिया था पिछले 70 इयर्स में, 4-5 साल में पूरा लागू कर देते, 370 के अंतर्गत आपको संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 370 अपने आप में तलचीला के लागू कर सकते थे। नहीं, वहां की गवर्नमेंट इन विषयों को एक तरफ नहीं हटा सकती। क्यों? क्योंकि उन विषयों को हटाने के लिए वहां विधानसभा का ऐसा कोई अधिकार नहीं कि वो कॉन्करेंट को लागू ना होने दे, क्योंकि एक बार उन्होंने सहमति दे दी तो भारतीय संसद जो है उनके कानून लागू होंगे। उनके पास ऐसी कोई अतिरिक्त शक्ति नहीं है कि उसके अलग बाहर निकल जाए। क्यों नहीं निकल सकते? क्योंकि अगर उनको शक्ति प्रदान करनी है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी, उनके पास कोई शक्ति नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, आर्टिकल 22 ये जरूर लिखिएगा, आर्टिकल 22 पूर्णतः लागू नहीं होता था जम्मू कश्मीर पर। मैं पढ़ाऊंगा आपके आर्गुमेंट को जरूर यूज करूंगा। ओके बोलिए, देखो पॉइंट लिखिए, आर्टिकल 22 पूर्णतः लागू नहीं होता था जम्मू कश्मीर पर। लिखिएगा आर्टिकल 22 निवारक नजरबंदी के प्रावधान है, निवारक नजरबंदी के प्रावधान, लेकिन जम्मू कश्मीर में केंद्र की अपेक्षा कर राज्य के कानून चलते थे। जम्मू कश्मीर में केंद्र की अपेक्षा कर राज्य के कानून चलते थे, ठीक है। आर्टिकल बस लागू नहीं होते। एक मिनट देखिए प्रसाद का सहारा लेते हुए भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का सहारा लेते हुए जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 लागू कर दिया था। और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 था, उसको दबाने में चेंज करने की जरूरत थी, क्योंकि हमारे वर्तमान गृह मंत्री ने सही काम किया। वो क्या कहता था स्टूडेंट? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 का, जिसको हम आर्टिकल 35 कहते हैं, आर्टिकल 35 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, राष्ट्रपति का आदेश, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 के माध्यम से लागू किया गया था आर्टिकल 35 से। और आर्टिकल 35 से ये कहता था कि जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटीज के अधिकार पूरे भारत में लागू होते हैं, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। नंबर 1। नंबर 2, फंडामेंटल राइट्स लागू होंगे, लेकिन लिमिटेड सेंस में, सीमित संदर्भ में लागू होंगे। पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स लागू नहीं होंगे, सीमित संदर्भ में लागू होंगे। और साथ ही साथ आर्टिकल 35 से ये भी कहता था कि प्रॉपर्टी के जो राइट्स होंगे, संपत्ति के, ये तो आपने सुना होगा, आपने सुना होगा जिस 2019 में जब 370 हटाया गया तो सबसे पहले ये आर्गुमेंट आया था कश्मीर में संपत्ति खरीद सकते हैं। वो क्यों था? उसकी वजह से था स्टूडेंट,
क्योंकि पहले से मैं ये लिखा गया था कि प्रॉपर्टी राइट्स केवल वहां के मूल निवासियों को होंगे, केवल वहां के मूल निवासियों को होंगे और किसी को नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब भारत में जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग हैं, उन लोगों को वहां पर संपत्ति क्रय विक्रय करने का अधिकार नहीं होगा। ये सारे प्रावधान स्टूडेंट आर्टिकल 35 के माध्यम से राष्ट्रपति आदेश 1954 के अंतर्गत डाले गए थे। इनको भंग किया गया है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019 के माध्यम से 5 अगस्त 2019। तो इस पर प्रशंसा जरूर करूंगा। उसका कारण है स्टूडेंट जम्मू कश्मीर में जो माइनॉरिटीज है जैसे कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी है या फिर हिंदू कम्युनिटी है या फिर वहां पर हाथ से मैला होने वाले जो लोग हैं उनके लिए कोई कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं चलता था जम्मू कश्मीर में। और ये एक तरीके से विसंगति है वहां के समाज की कि वो उसको आगे देना चाहते थे, क्योंकि वो सहारा लेते थे आर्टिकल 35 कहता था कि जम्मू कश्मीर में फंडामेंटल राइट्स लागू होंगे लेकिन पूर्णतः नहीं लिमिटेड सेक्स लागू होंगे। जो आर्टिकल 14 आपको पूरे भारत में देखने मिलता है वही आर्टिकल 14 आपको जम्मू कश्मीर में देखने नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर में आरक्षण की वोट लागू नहीं होगी जो आपको पूरे भारत में देखने को मिलती थी। इसको चेंज करना था और इसको तो चेंज किया गया, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं व्यक्तिगत। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसको चेंज करने के लिए आपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019 लाया तो पूरे के पूरे संविधान को लागू करने के लिए भी आप धीरे धीरे करके वहां की विधानसभा से परामर्श या सहमति स्थापित करते हुए पूरे संविधान को लागू कर सकते थे। तो स्टूडेंट आर्टिकल 35 को भंग किया गया है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019 के माध्यम से। लिखिए एक लिखिए यहां क्लास में लिखिए लिखिए राष्ट्रपति आदेश 1954 के माध्यम से, राष्ट्रपति आदेश 1954 के माध्यम से, राष्ट्रपति आदेश 1954 के माध्यम से संविधान में आर्टिकल 35 ए डाला गया, संविधान में आर्टिकल 35 ए डाला गया, संविधान में आर्टिकल 35 ए डाला गया जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर में मूल अधिकार, जम्मू कश्मीर में मूल अधिकार सीमित दर्जे में लागू होंगे। जम्मू कश्मीर में मूल अधिकार सीमित दर्जे में लागू होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जम्मू कश्मीर में मूल अधिकार सीमित दर्जे में लागू होंगे। कहां? संपत्ति क्रय विक्रय का अधिकार, संपत्ति क्रय विक्रय का अधिकार, संपत्ति क्रय विक्रय का अधिकार केवल मूल निवासियों को होगा। क्या है यहां पे हल्ला हो रहा है, बंद करो वहां पे, नेटवर्क क्लास शुरू करो। यहां से बोलो संपत्ति क्रय विक्रय का अधिकार केवल मूल निवासियों को होगा, केवल मूल निवासियों को होगा। अल्पसंख्यकों के अधिकार लागू नहीं होंगे, अल्पसंख्यकों के अधिकार लागू नहीं होंगे, अल्पसंख्यकों के अधिकार लागू नहीं होंगे। पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए उपरोक्त व्यवस्था को राष्ट्रपति आदेश 2019 के माध्यम से, राष्ट्रपति आदेश 2019 के माध्यम से यहां पर चर्चा करनी होगी होम मिनिस्टर की। राष्ट्रपति आदेश 2019 के माध्यम से पूर्णतः परिवर्तित कर दिया गया, पूर्णतः परिवर्तित कर दिया गया, पूर्णतः परिवर्तित कर दिया गया, पूर्णतः परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, एक हेडलाइन दीजिए, हाल की बात को हेडलाइन लिख चुके हो, दोबारा लिख लीजिए इसको। एक हेडलाइन दीजिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर 2019। इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को हम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर भी कहते हैं। अगर इसकी हिंदी लिखना है पहले लिखिए, आप लोग किसी तरीके से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर भी कहते हैं। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर 2019, इसका दूसरा प्रायः संदर्भ है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर 2019। और स्टूडेंट इसकी हिंदी है संविधान आदेश जम्मू कश्मीर में लागू 2019। इसकी हिंदी है संविधान आदेश जम्मू कश्मीर में लागू 2019। अब इन्होंने किया कैसे? 370 को अलग करने के लिए क्या क्या कार्य किए उसका करते हैं जो किसी के माध्यम से बोलिए। हाँ तो ये आपको देगा एनालिसिस यू आर बैक बिल्कुल ठीक होगा आपके बैच में। आप मेरे क्वेश्चन पूछा प्रेसिडेंट के आपने बोला समझ आएगा एनालिसिस। अब एनालिसिस में खत्म किया बहुत सारे एनालिसिस करना, बहुत सारे स्टेटमेंट नगर में नहीं कर सकते, अरुणाचल में नहीं कर सकते, तो लोग यही कहते थे कि ये बात याद रखो दीजिए मत, क्योंकि ये याद रखो बाकी स्टेट में लागू होता तो क्या उनके पास को नष्ट कर दिया जाए। तो इसी की सफाई देनी है बीजेपी को या फिर वर्तमान सरकार को, सुप्रीम कोर्ट में वो देख आगे बढ़ते स्टूडेंट। इन्होंने 370 हटाया कैसे? 370 हटाया इस प्रमाण के माध्यम से संविधान आदेश जम्मू कश्मीर में लागू 2019 या इसको हम राष्ट्रपति आदेश कहते हैं। इसका प्रयोग किया गया और इसका प्रयोग करते हुए 370 को हटाया गया। कैसे? उसकी प्रक्रिया अपनाएंगे, प्रक्रिया कैसे अपनाएंगे, क्या कार्य किए गए उन सब का कथन करते हैं। इसमें अगर आपने लिख लिया तो समझाने के नेक्स्ट लेक्चर चलाना। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, ये जो संविधान आदेश 2019 है इसमें क्या किया गया? सबसे पहला पॉइंट, ये जो ऑर्डर है ये 1954 के आदेश को निरस्त करेगा। 1954 के आदेश को, 1954 का कौन सा आदेश जो आपको लिखा है आर्टिकल 35 से 1954 के आदेश को निरस्त करेगा एवं प्रतिस्थापित करेगा, एवं प्रतिस्थापित करेगा, एवं प्रतिस्थापित करेगा, एवं प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, लिखा आपने आज के सत्र का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आ रहा है कैसे किया उन्होंने। दूसरा पॉइंट अब ये पहले सुनिए, फिर आप लोगों को लिखना चालू करूंगा, फिर बताऊंगा। एवं इस आदेश ने क्या किया? इस आदेश ने 370 का ही प्रयोग करते हुए, 370 का ही प्रयोग करते हुए संविधान में एक नया आर्टिकल डाला, संविधान में नया आर्टिकल डाला 3674। एक मिनट रुकिए, 370 का ही प्रयोग करते हुए संविधान में नया आर्टिकल डाला 367। जानकारी बात 370 का कैसे प्रयोग कर दिया? क्यों? क्योंकि अभी आप लोग डिटेल से पढ़ाई कर रहे हैं 370 के अंतर्गत राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकते हैं। जैसा राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकते हैं और आदेश हर उस विषय पर कर सकते हैं जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन का हो चाहे ना हो। तो 370 का ही प्रयोग करते हुए 367 में संशोधन किया गया। अब दिमाग लगाओ कि वहां पर 367 पढ़ाया था, 367 में संशोधन क्यों किया गया होगा? क्योंकि 367 संविधान की व्याख्या करता है और यहाँ पे 3 बड़े इंपॉर्टेंट शब्द थे। पहली बात, जैसा क्वेश्चन पूछा था, वहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कार्य नहीं कर रही थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कार्य किसको सौंपे जाएंगे? लॉजिकल सी बात है, लेजिस्लेटिव असेंबली को सौंपे जाएंगे। लेकिन वहां लेजिस्लेटिव असेंबली के कार्य नहीं कर रही थी, तो सीधी सी बात है लेजिस्लेटिव असेंबली के कार्य किसको सौंपे जाएंगे? गवर्नर को सौंपे जाएंगे और गवर्नर अधिकार नहीं था। जैसा तो इन्होंने क्या किया, मैं आपको पहले देसी भाषा में समझाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज यूज करूंगा। आर्टिकल 367 4 डाला गया। सबसे पहले बात ये किया संविधान के, क्यों? क्योंकि 367 में संशोधन 367 के अंतर्गत होना चाहिए था, नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि कितना गलत और कितना सही। तो 367 में संशोधन आर्टिकल 367 का 3 आर्टिकल उसमें चौथा डाल दिया। ये चौथा आपको बैरक में दिखने नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सब
कॉन्स्टिट्यूएंट शीट्स शुरुआत में जरूर पढ़ने मिल जाएगा, पहले पन्ने पर दिया हुआ है, यहाँ पर सारी बातें दी गई है, जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आर्टिकल 367 में इसका उल्लेख नहीं है, नीचे नोट में है। तो आर्टिकल 367 में एक नया आर्टिकल डाला गया 367 4 उन्होंने किया क्या स्टूडेंट, इन्होंने आर्टिकल 367 4 में दो तीन प्रमुख बिंदु डाले। पहला बिंदु ये डाला कि जहां संविधान सभा लिखा हुआ है उसे लेजिस्लेटिव असेंबली माना जाए, और जहां लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा हुआ है 370 में वहां पर गवर्नर माना जाए, ये उन्होंने कहा। और इसलिए कपिल सिब्बल का मानना यह है कि 367 में संशोधन 368 के अंतर्गत होना चाहिए था, राष्ट्रपति का आदेश पालन करते हुए 367 में संशोधन संविधान के साथ होगा। तो पहले तो आप ये बताइए आपने कैसे किया, 367 में कैसे संशोधन कर दिया? अब सोचिए, आपने जहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा था वहां विधानसभा डाल दिया, जहां विधानसभा लिखा था वहां पे आपने गवर्नर डाल दिया। इसका मतलब यह है कि जहां कहीं भी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ होगा वहां आप गवर्नर को माध्यम बनाते हुए जब तक उस प्रदेश की संवैधानिक मान्यता को समाप्त कर सकते हैं, यही चुनौती है। तो इसलिए स्टूडेंट आर्टिकल 367 को संशोधित किया, क्योंकि वो जानते थे इसके अंतर्गत काम नहीं कर सकते। अब कपिल सिब्बल का मानना यह था कि क्योंकि वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बंद हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोबारा खड़ी नहीं हो सकती। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी 1957 को समाप्त हो चुकी है। थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, अक्टूबर या जनवरी दोनों से कोई एक दिन था, 26 तारीख का था। तो 26 जनवरी 1957 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बंद हो गई थी वहां पर, उसके बाद वो बन नहीं सकती थी। इसका मतलब है कि 370 दोबारा संशोधन हो नहीं सकता था, उसको स्थायित्व मिल चुका था। लेकिन इन्होंने क्या किया, 370 का प्रयोग करते हुए 367 में पॉइंट डाला। पहली बार 370 का प्रयोग किया गया क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का प्रयोग करते हुए 367 में बिंदु डाला गया, चौथा क्लॉज, और 367 4 सबसे पहले इतना लॉजिक सबको है। तुम सब स्टूडेंट सब जानते हो कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके से संशोधन नहीं किया जा सकते, इसकी प्रक्रिया होती है जो कि 367 के अंतर्गत होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने बैकडोर एंट्री करी, इन्होंने प्रेसिडेंट का ऑर्डर दिया, 367 में संशोधन किया, जहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा हुआ है वहां लेजिस्लेटिव असेंबली मान लिया, जहां लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा हुआ वहां पर गवर्नर मान लिया, और इस तरीके से 370 को लागू कर दिया, 370 को भंग कर दिया, उसके प्रावधान को भंग कर दिया। तो पहली चुनौती जो है वो वर्तमान सरकार के सामने यही है कि उससे पहले हमने किया वो गलती था, प्रथम दृष्टया गलत। लेकिन स्टूडेंट 367 में डाला गया है, ये शब्दों का प्रयोग किया गया, क्या शब्द शामिल किए गए उसको आप लिख लीजिए ध्यान से। देखिए, राष्ट्रपति आदेश का निर्धारण करते हुए, राष्ट्रपति आदेश का निर्धारण करते हुए अनुच्छेद 367 में संशोधन किया गया, अनुच्छेद 367 में संशोधन किया गया एवं एक नया प्रावधान 367 4 डाला गया, 367 4 डाला गया, निर्धारित किया गया, जिसके निम्नलिखित बिंदु हैं, पहला बिंदु वैसे आप लोग समझ चुके हैं मेरे को, लेकिन क्या इसमें नोट्स बनाने बहुत जरूरी है क्योंकि भविष्य में रिवाइज करके तो आपके सामने कंटेंट होना चाहिए। तो पहला बिंदु नंबर 1, संविधान में जहां पर भी जम्मू कश्मीर सरकार को प्रस्ताव भेजना होता है, संविधान में जहां कहीं जम्मू कश्मीर सरकार को प्रस्ताव भेजना होता है, सरकार की अपेक्षाकृत राज्यपाल माना जाएगा, सरकार की अपेक्षाकृत राज्यपाल माना जाएगा। एक मिनट रुकिए, सरकार की अपेक्षाकृत राज्यपाल माना जाएगा। इसका मतलब अभी हम क्या पढ़ाई कर रहे थे कि कंसल्टेशन और कॉन्फ्रेंस कितने जरूरी है जम्मू कश्मीर की सरकार से, सरकार का मतलब आपकी विधानसभा से, तो वहां पर सरकार की अपेक्षाकृत किसको माना जाएगा, राज्यपाल को। तो कंसल्टेशन और कॉन्फ्रेंस परामर्श और सहमति पहले सरकार से लेना पड़ता था, सरकार की अपेक्षाकृत किससे होगा, गवर्नर। और आप तो जानते हैं गवर्नर पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पट्टे होते हैं, ये सब वो संवैधानिक पद है, राजनीतिक पद बन गया है, तो वो क्यों गवर्नर मना करेगा? गवर्नर कितनी हिम्मत है, क्यों परामर्श और सहमति को नकार अगले दिन उसका पद चला जाएगा। तो आज सत्यपाल मलिक बहुत अग्रेसिव हो चुके हैं, उस समय नहीं थे, उस समय पद दिखा था, तो इसलिए स्टूडेंट ये बिंदु डाला गया। दूसरा पॉइंट, एवं अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत, अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत, देखो पीछे लोग देखो 370(3) पढ़ाया गया आप लोगों को, उसमें राष्ट्रपति 370 को भंग कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को भंग करने से पहले किसको भेजना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। यहां पर उन्होंने क्या नाम लगाया बताइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन सा शब्द दिया होगा, विधानसभा। और आप देख चुके विधानसभा का मतलब होगा, लिखिए क्या लिखा दिया आपने, अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत, अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति 370 को भंग कर सकते हैं, राष्ट्रपति 370 को भंग कर सकते हैं, 370 को भंग कर सकते हैं, लेकिन संविधान सभा की अपेक्षाकृत विधानसभा पढ़ा जाएगा, और अंत में औपचारिकता कर लीजिए। एवं हर वह विषय जो विधानसभा को गया है, आप बताइए हर वह विषय जो विधानसभा को गया है किसको माना जाएगा, गवर्नर को। हर वह विषय जो विधानसभा को गया है वो राज्यपाल को भेजा गया है यह माना जाएगा, तो इन्होंने क्या किया, 370 का यूज करके 370 का क्या फायदे क्या हुए, बैठो देखिए तरफ इसके फायदे क्या हुए, एक मिनट लेने समझ। इन्होंने 370 का हटाने का प्रस्ताव था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पावर है, लेजिस्लेटिव असेंबली मानी, लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर है वो गवर्नर को मानी। तो स्टूडेंट 5 अगस्त को मैटर पारित हुआ, 6 अगस्त को लागू हो गया, 14 घंटे नहीं लगे। क्यों? अगर सरकार के पास जाता कुछ डिस्कशन होता, कुछ मंथन होता, कुछ विचार उत्पन्न होते, तब जाके परामर्श सहमति होती। यहाँ तो गवर्नर को पता होगा कि नहीं तो विषय तसर इस तरीके से किया गया। 370 को याद रखिएगा, 370 कैसे हटाया गया, 370 हटाया गया, 367 4 का प्रयोग करके। मुझे 6 क्वेश्चन दोबारा दीजिए, प्लस 2 मिनट वेट करें। कहां मैंने एक पक्ष रह गया है क्योंकि अभी आपकी बैच में एक बात पूछी, संविधान सभा का मतलब क्या होता है? नहीं, संविधान सभा जो होती है, संविधान सभा का मतलब वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली मान दिया गया। एक मिनट की मुझे सुनिए, प्लीज सुनिए। हाँ, पहले देखिए 1957 तक संविधान सभा थी, 1957 तक संविधान सभा थी वहां पर,
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद वो हो चुकी है। अब अगर आपको 370 हटाना है तो 370 का करना पड़ेगा और मैटर जाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, क्योंकि वहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम नहीं कर रही है। तो बस सरकार ने डाला हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है तो संविधान बनाने का कार्य करती है। यस वो केवल इसलिए बनाई जाती है अगर भारत में कभी नया संविधान बनना होगा, अगर भारत में कभी नया संविधान बनना होगा तो संविधान को भंग कर संविधान सभा बनाई जाएगी, नहीं बनाई जाएगी। यस वो एक विशेष असेंबली होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। अब एक मिनट अब आपको बहुत बेहतर परिस्थिति है कि उत्तर को निर्धारित करें, सुप्रीम कोर्ट के समझ गए, सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय जरूर नहीं, लेकिन आपको 6 ऐसे क्वेश्चन को जो मैंने पिछली क्लास में लिखा है, आप बहुत बेहतर स्थिति है। क्या 370 एक अस्थायी अस्थायी प्रावधान है? ये प्रावधान संविधान में अस्थायी है, लेकिन उसकी प्रगति स्थायी हो चुकी थी, इसलिए हो चुकी थी क्योंकि भारत का लगभग पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर इंप्लीमेंट होने लगा था। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, तब शुरू करिए क्लास 16 पहले ध्यान से सुनिए। तो पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, क्या राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर में बिना संविधान सभा के 370 हटा सकते हैं? कायदे से नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि जो भी मैटर है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाहर चला जाए और उसके लिए संविधान सभा की अनिवार्यता होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, जहां संविधान सभा है उस संविधान सभा को क्या कहा जाएगा? असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव असेंबली की सारी शक्ति किसको दे दी? गवर्नर को। ये काम किया उन्होंने। तीसरा, क्या आर्टिकल 367 का प्रयोग करके संविधान में निर्णायक संशोधन किया जा सकता है? इसका उत्तर आपको स्पष्ट हो चुका है, नहीं किया जा सकता, लेकिन किया इन्होंने 367 4 को डालते हुए। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। फोर्थ, क्या विधानसभा को संविधान सभा के समतुल्य माना जा सकता है? वैसे तो नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहां पर दोबारा बन नहीं सकती, इसलिए माना जाना चाहिए। तो इसलिए कैपिटल सिंबल डालने के बाद कितनी भी जल्दी क्या सरकार बने देते, लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाती और लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाती, तो ये आपको बोलती है आपको इतनी जल्दबाजी थी कि आपने लेजिस्लेटिव असेंबली को भी गवर्नर मान लिया, क्योंकि आपको पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इंप्लीमेंट करना था। पांचवा, वो ये क्वेश्चन आंसर पिछली क्लास में कर चुका हूं। क्या जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित करते हुए लोक संविधान क्षेत्र बदला जा सकता है? इसका उत्तर है कायदे से नहीं, क्योंकि आर्टिकल 3 तो कहता है स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने कहता है, स्टेट को खत्म करके यूटी बनाने नहीं कहता। और अंतिम क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता और सीमित संप्रभुता का क्या होगा? सीमित संप्रभुता इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का हिस्सा था, इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन भी नहीं रहा और सीमित संप्रभुता भी नहीं रही 370 हटाने के बाद। कल की कक्षा में आएंगे तो इसी विषय पर 2-3 और प्रभावी ऋतु में वो देखेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक से ये सब लेके चलो।